बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। हाय, गुड आफ्टरनून। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज मंडे के आखिरी 1.5 घंटे की ट्रेडिंग सेशन की डिटेल्ड कवरेज की। कमाई का अड्डा मुंबई और नोएडा से लाइव। इंटरेस्टिंग मार्केट्स हैं, इस पे आऊंगा। डायरेक्टर साहब ने एक स्नैपशॉट मार्केट्स की आपकी स्क्रीन पे रख रखी है। हरियाली है चौतरफा, तो एक रिस्पाइट है हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सेशन में। क्या मायने इसके, क्या कुछ इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड जो सुबह की कमेंट्री में हुए थे वो पार कर पाया ये मार्केट? भरोसा बड़ा वीरू का सुबह 7 और 8 बजे के बाद अभी 2 बजे तक या नहीं, इन सब पे उतरेंगे। बढ़िया पैनल भी होगा, शो का टीज भी लेकर आएंगे, लेकिन पहले दोपहर की टॉप हेडलाइंस। बाजार में बुल्स का जोश हाई, निफ्टी करीब 150 पॉइंट चढ़कर 25,600 के निकला पार। रिलायंस, इन्फोसिस, लार्सन एंड टूब्रो, भारती एयरटेल ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी बढ़त, मिड कैप्स और स्मॉल कैप शेयर आज कर रहे हैं आउट परफॉर्म। अमेरिका में शटडाउन जल्द खत्म होने की उम्मीद से आईटी में आज तूफानी तेजी, करीब 2% चढ़ा इंडेक्स। HCL टेक, सैंड, KPIT टेक 2 से 3% चढ़े। वहीं फार्मा, मेटल और कैपिटल गुड्स में भी रौनक कायम, लेकिन सरकारी बैंकों में आज हल्की मुनाफा वसूली। Q2 में ग्रोथ घटने से ट्रेंट में तगड़ी मुनाफा वसूली। शेयर 7.5% टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। वहीं मजबूत मार्जिन्स के चलते नाल्को 8% दौड़ा। साथ ही अच्छे रिजल्ट्स के बाद टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स और नायका में भी जोरदार खरीदारी। आज रक्षा मंत्री के साथ बैठक के चलते डिफेंस कंपनियों में जोश। इंडेक्स 1.5% ज्यादा मजबूत। भारत डायनामिक्स करीब 5% चढ़कर वायदा के टॉप गिनेस में शुमार। साथ ही कार्गो रिच कोचिन शिपयार्ड पे भी तेजी कायम। कल आएंगे निफ्टी कंपनी बजाज फिनसर्व के तिमाही नतीजे। साथ ही BSE, बायोकॉन, भारत फोर्ज समेत वायदा की 11 कंपनियों के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। BSE के मुनाफे में 4% का दबाव संभव। साथ ही मार्जिन्स में भी नरमी की आशंका। और कमजोर लिस्टिंग के बाद लेंसकार्ट में रिकवरी। 402 रुपए के इशू प्राइस के करीब आया शेयर। लिस्ट होने के बाद करीब 10% तक फिसल गया था लेंसकार्ट। मंडे का अब तक का दिन बढ़िया गया है। शुरुआत पॉजिटिव नोट पे हुई थी, जहां मतलब पहला टिक तो फ्लैट सा था, उसका एकदम से 1/4% उछाल और उसके बाद स्क्रीन्स पे तेजी बनी। हम आधे % तक की मजबूती, आधे % से ज्यादा मजबूती के साथ एक समय कामकाज कर रहे थे। 650 के जोन्स तक गए थे। उसके बाद अब पिछले 10-15 मिनट से कह सकते हैं थोड़ा बहुत काफी देर उन हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट करने के बाद कुछ बहुत कूल ऑफ होता हुआ, तो दिन के हाई से 50-55 पॉइंट थोड़ा सा ठंडा पड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं, पूरा ग्लोब थोड़ा सा रिस्क ऑन के मूड में आया है। हमारे एशियन पीयर्स जो बंद हो गए या जो बंद होने की ऑलमोस्ट कगार पे खड़े हुए हैं, अच्छा कर रहे हैं। यूएस फ्यूचर्स आज वहीं से बिगुल बजा था जिसने मूड बदल दिया। अदरवाइज यूएस का फ्राइडे को हैंडओवर तो मिला जुला सा था, पर यूएस के फ्यूचर्स में अच्छा मोमेंटम पकड़ा। नैस्डैक ये देखिए, एशिया था अभी आपकी सीन्स पे, ये नैस्डैक आया। तीनों बेंचमार्क मजबूत। नैस्डैक तो 1% उछाल के साथ कामकाज कर रहा है फ्यूचर्स, क्योंकि यूएस में वो शटडाउन जो सबसे लंबा इतिहास का था, अब फाइनली जाके ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी दोनों प्रोमिनेंट पार्टी सेनेट और रिपब्लिकन्स के बीच में कुछ आपसी सहमति बन के डील हो जाएगी, एक स्पेंडिंग बिल पास हो जाएगा। तो इतने समय से चल रहा शटडाउन खत्म होने की होप्स में अच्छी मजबूती है। वैसे सेनेट से बिल पास भी हुआ है, अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उनके अपर हाउस पे जाना है, वहां पे अगर सहमति बनी तब ये फाइनली शटडाउन खत्म होगा।
खैर, आज की निफ्टी की अब तक की चाल बाद में मैप करता हूं, पहले वीरू से जान लेता हूं अगले 1.5 घंटे कमाई का अड्डा में क्या खास होने वाला है। वीरू, क्या लाइन अप है भाई साहब? बिल्कुल आशीष, देखिए बाजार में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको ग्रैब करने के लिए कैसे आखिरी के 1.5 घंटे को आपको ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है यहाँ पे, सब कुछ पे बात करने के लिए एक सुसज्जित पैनल होगा हमारे साथ। शरद अवस्थी होंगे आज फंडामेंटल एनालिस्ट इस कार्यक्रम में, उनसे करेंगे बातचीत। बाकी टेक्निकल और डेरिवेटिव पैनल में आज प्रकाश कावसर, राजेश सतपुते जी, मानस जायसवाल, एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालविया जी, अमित सेठ, साथ ही साथ सौमिल मेहता हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे टेक्निकल डेरिवेटिव से बातचीत करने के लिए। यतिन से बात करेंगे आईटी सेक्टर पे। आज करीब 0.25% इंडेक्स ऊपर। यूएस से ऐसी क्या खबर निकल के आई, क्या डेवलपमेंट है यूएस में जो आज आईटी ने ताबड़तोड़ तेजी पकड़ी, 0.2% इंडेक्स के ऊपर। और आशीष से बात करेंगे एक्सीडेंट ऑफ द डे, ट्रेंड, शाहरुख खान चित, एक मेजर टेक्निकल ब्रेकडाउन, उस पर बातचीत करेंगे। नंबर्स में क्या रहा, उसके बाद टॉप कैश कॉल्स आएंगी, फिर बात करेंगे कंचन से, हमारा खास सेगमेंट क्या चल रहा है में, और उसके बाद आएंगे धमाकेदार ऑप्शन रिजल्ट्स प्रीव्यू में। याद रखिएगा अगर आप निवेशित हैं तो आप ज़रूर सुनिएगा ये चर्चा, जिसमें आशीष से हम बात करेंगे बीएससी और बजाज फिनसर्व के नंबर्स में कैसे रहेंगे ये दो नंबर्स, और कंचन बात करेंगे भारत फौज और बायोकॉन के बारे में। उसके बाद हमारी श्रृंखला 4 का चौका, 4 ट्रेड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में देवेंद्र चौकसी, उसके बाद यतिन से बात करेंगे डीलर्स चेक, क्या है डीलर्स की प्रेफर्ड शॉर्ट लॉन्ग लिस्ट में, कल की रणनीति और बीटीएस डिटेल्स, सब कुछ इस कार्यक्रम में। आशीष बढ़िया, कोशिश करेंगे। और साथ में एक्सपर्ट्स वैसे तो पिक्स दे ही रहोगे, पैनल सुन ही रहा होगा। आप लोग को कोई भी बढ़िया ट्रेड मिल रहा हो, आप हाथ खड़े करते रहना, कोई इंपॉर्टेंट ट्रेड छूटेगा नहीं। और वीरू तो मैप कर ही रहोगे आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस, मूव्स। अब आइए जरा निफ्टी की चाल समझते हैं और उसके बाद एक बार स्टेटस रिव्यू कर लेते हैं। फ्राइडे को वो शॉर्ट्स हमने कवर कर लिए थे जब वो हमारे टारगेट्स ऑन द वे डाउन हासिल हुए थे। गया था 317 318 तक के जोन्स पे, 321 मेरे ख्याल से वो शॉर्ट्स की चर्चा मैं और वीरू ने सुबह 7 बजे कर रखी थी। उसके बाद से बढ़िया घूमे हम। आज सुबह चर्चा, अच्छा शॉर्ट्स के टारगेट हासिल हुए, एफआईज ने एग्रेसिव फ्राइडे को शॉर्ट्स खड़े करे थे। इनफैक्ट नेट शॉर्ट्स 14,000 से ज़्यादा ऐड करे थे कॉन्ट्रैक्ट्स, और एग्रेसिव शॉर्ट्स से सिस्टम में आज सुबह एकदम से मूड बदल गया क्योंकि यूएस में शटडाउन खत्म होने के इंडिकेशंस आए। तो कवरिंग के मूव्स तो हमने शुरुआत में एंजॉय करे। हम आज गए, इंट्राडे हाईज थे 650 पकड़ लीजिए, 653 के, और यही आज सुबह के रेजिस्टेंस बैंड की चर्चा हुई थी। R1 हमारा 589 से 667 की ट्रेजेक्टरी, उसी ट्रेजेक्टरी को हिट करा और वहीं काफी देर कंसोलिडेट करने के बाद अब कुछ हद तक कूल ऑफ करते हुए भारतीय बाजार, फिर वो R1 थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, वहीं पे आके रुके हुए हैं, वहीं पे आके थोड़ा सा मामला थम गया अच्छे शुरुआती मूव्स के बाद। और आज अच्छी बात ये है कि तमाम हेवी वेट सुबह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दिग्गज, चाहे इन्फी हो, रिलायंस हो, लास्ट एंड टूबरो, जब 9:15 बजे सुबह इस बड़े से स्क्रीन पे गए थे तब से लेकर अब तक वो स्टॉक्स डोमिनेट कर रहे हैं। कैसे देख रहे हो आप निफ्टी के दिन के मूवमेंट को, और R1 पे आके जो रेस्ट लिया उसका क्या मायने? देखिए आशीष, इस R1 पे रेस्ट लेना ये कल के लिए तो बहुत अच्छा है, बट फॉर टुडे आई मीन आज के सेशन के लिए थोड़ा सा हम फंसे से नजर आ रहे हैं। हाँ। देखिए सुबह आशीष हम पहले RS1 पे गए, कोलैप्स हुए, हमने रिकलेक्ट किया अपनी स्ट्रेंथ को कहाँ से, 25,500 से। जैसे कि मैं आपसे सुबह बार बार चर्चा में कह रहा था कि आज के इस सेशन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा कल के आने वाले सेशन का। 25,500 पे सुबह खुलते ही साथ पुट राइटिंग शुरू हो गई थी, तो बाजार सिंक हुआ, 25,500 से ऊपर गया। एक अटेम्प्ट लिया इसने लगभग 10:45 पे टू बाइसेक्ट 20 डेमा, सक्सीड हुआ 589, लेकिन 10 डेमा पे जाके फिर कोलैप्स हो गया। एक छोटा सा अगर आपने लॉन्ग ट्रेड किया हो या फिर बायो इंडेप्स किया हो वो ठीक है, बट आशीष अभी कन्विक्शन नहीं आ रहा मुझे, फ्रेंकली स्पीकिंग। अगर मैं होता ना तो लॉन्ग सदा पंच नहीं करता। क्या है, एक रिवर्सल मिला आपको और आईटी पे आज अच्छी खबरें थी, ठीक है, बट कन्विक्शन टू गो लॉन्ग वो आएगा इसी के ऊपर, 25,667 के ऊपर। डिसाइसिवली आप क्लोज हो जाएं, उसका मतलब क्या होगा, आपने ऑन द वे बैक जब 50 डेमा से रिवर्सल लिया, आपने 20 डेमा को रीगेन कर लिया, आपने 10 डेमा को रीगेन कर लिया, अब आप
पॉसिबली एफआईएस की जो वो शॉर्ट है 1,52,000 कॉन्ट्रैक्ट की, उसकी थोड़ी सी कवरिंग की अपेक्षा कर सकते हैं। तो अभी तक वो नहीं है आशीष। और जरा ऑप्शन स्टैट्स दिखाइए डायरेक्टर साहब प्लीज, मैं आपको दिखाऊंगा। कल के प्रोस्पेक्टिव से ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर लिया है, ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर लिया है। ऑप्शन राइटर्स ने 25,700 की कॉल को ग्रैब कर लिया। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 25,700, 90 लाख कॉल बिकी, 25,700 का आउटस्टैंडिंग वाई 2 करोड़। और मेरे ख्याल से जब हम कल शुरुआत कर रहे होंगे कार्यक्रम की मुनाफे की तैयारी की आशीष, तो ये करीब करीब 2.5-3 करोड़ होगा। एंड सेम इज द पुट्स, 25,600 की पुट, 25,500 की पुट, करीब करीब 3.5 करोड़ पुट बिक गई हैं। यानी सिंपली ये बाजार आशीष अभी रेंज बाउंड लग रहा है। सो इट्स सिंपली बिलोंग्स टू ऑप्शन राइटर्स। 25,550 और ऊपर 25,650, 25,700। मेजर थ्रस्ट आशीष तभी आएगा जब आप 25,666 वो 10 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को पार करेंगे, अदरवाइज आई विल रिस्ट्रिक्ट। दूसरी बात आशीष, आईटी चल रहा है शॉर्ट कवरिंग के सहारे। आईटी ने 10, 20, 50 डेमा पार किया, लेकिन मैं देखना चाहता हूं बैंक निफ्टी को। एक स्ट्रॉन्ग इंडेक्स कैसे अपने बड़े कॉल राइटर्स को ट्रैप करके 58,200 के ऊपर ट्रेवल करे। आई थिंक दैट एक्शन इज मिसिंग। सो आई विल वेट आशीष, मैं वेट करूंगा अपने RS1 के बाइसेक्ट होने का, देर से ही सही लेकिन कन्विक्शन के साथ। तो अब इंट्राडे में वो कन्विक्शन नहीं है, हमें वेट करना है हमारे R1 को बाइसेक्ट करके ऊपर चलना शुरू हो। निफ्टी बैंक की चर्चा वीरू ने करी, डिटेल में आता हूं। 1/4 आप निफ्टी जब आधे पर, क्योंकि निफ्टी में इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट जो मैंने नाम लिए थे, इन्फी, LNT, रिलायंस, बैंक निफ्टी के तो कॉन्स्टिट्यूएंट है नहीं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा शेड ठंडा है, जो वीरू मेंशन भी कर रहे थे, 1/4% उछाल। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी में पॉकेट है जिसमें बड़ा इंटरेस्टिंग और शार्प रिवर्सल आया था फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में। आज हमारी चर्चा जब सुबह हो रही थी, मेरे ख्याल से ये बात हुई थी कि एक बार रेजिस्टेंस 1 के ऊपर, वो मेरे ख्याल से 58,050 से कह लीजिए 58,200 का बैंड था मोटा मोटी। हाँ, ये आ गया। जब तक इस रेजिस्टेंस 1 के ऊपर नहीं जा रहा है तब तक मजबूती नहीं है। और आज का हाई क्या है, मेरे ख्याल से यही जोन्स थे 85 के आसपास, ये 85 के आसपास से ही उसी जोन्स पे फंस गया था मामला। तो दोनों बेंचमार्क्स हमारे रेजिस्टेंस जोन पे आके रेस्ट करते हुए ठंडे पड़े वहां से। ये तो नहीं ठंडा पड़ा, ये रेस्ट ही कर रहा है। निफ्टी थोड़ा सा ठंडा पड़ा, फिर वो R1 नहीं क्रॉस हुआ, वो कन्विक्शन आया नहीं जिसकी आप बात कर रहे थे कि मजा उसके ऊपर आना है। खैर, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स फ्राइडे के अच्छे, आईसीसी बैंक के मूव्स का ऐसा नहीं है आईसीसी बैंक ठंडा पड़ा। आईसीसी बैंक आज भी इन ग्रीन है, HDFC बैंक कैचअप प्ले करता हुआ, इंडिविजुअल हैवीवेट्स तो ठीक ही दिख रहे हैं। क्या करूं निफ्टी बैंक में? देखिए आशीष, मैं वही कहूंगा, यहां भी वेट करेंगे। देखिए आशीष, टेक्निकली वो रिवर्सल जो था ना बैंक निफ्टी का, आपको उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। देखिए निफ्टी घूम के आया 50 डेमा से, निफ्टी बैंक घूम गया 20 डेमा से, तो ये अपने आप में स्ट्रेंथ का एक इंडिकेटर होता है। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स रिट्रेस हुआ शुक्रवार को, बट 10 डेमा से घूम गया, सो इट्स स्ट्रेंथ। नियरेस्ट एवरेज से अगर आप पुल बैक ले रहे हैं तो ये स्ट्रेंथ है। बट आपको ऑप्शन राइटर्स को भी आशीष चेंज करना पड़ेगा। अगर आप 58,200 के ऊपर नहीं निकल रहे हैं तो ये लगभग आप समझिए आशीष 28 अक्टूबर से चली आ रही जो चैनल है ना, फॉलिंग चैनल, वो बाइसेक्ट नहीं होगी। तो अगर आप थ्रेशहोल्ड को ट्रेड करना चाहते हैं तो याद रखिएगा R1 के ऊपर बाय कीजिएगा, चाहे वो सुबह हो या शाम या फिर मध्य का कोई भाग, बाय करिएगा तभी। और एक और चीज, टिल द टाइम ये ट्रेजेक्ट्री पार नहीं हो रही है 58,046, 58,247, प्लीज अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। जब तक ये जोन पार नहीं हो रहा है, हमारा ट्रेड की थीम वही रहेगी। हम अपने ट्रेड को पकड़ेंगे बाय ऑन डिप्स पे क्लोजर टू बेस 1। अब बेस 1 में आप थोड़ा 150 पॉइंट का परिवर्तन कर सकते हैं, बट मैं अभी भी इच्छुक हूंगा जब तक कि फर्स्ट कॉल राइटर्स का जोन पार नहीं हो रहा है, मैं इसको 561, 600 या फिर 400 के जोन में बाय करने में ज़्यादा इच्छुक हूंगा। आशीष, वहां पे हमारा 20 डेमा है, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा होगा जब तक कि 58,247 पार नहीं हो रहा है। आशीष, परफेक्ट है। ये हो गई निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी रिविजिट। कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी का दिन। देखते हैं आज इस पेनल्टीमेट सेशन के आखिरी 1-1.25 घंटे में किस तरह के मूव्स बन रहे होंगे, उसको हम लोग
उस पर चर्चा करते रहेंगे, उसको मैप करते रहेंगे। आइए आज के कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स दिखाता हूं, ट्रेंडिंग स्टॉक्स जिन्हें कहते हैं। उसके बाद इन स्टॉक्स पे भी चर्चा होगी, उसके बाद एक्सपर्ट पैनल जो बैठा हुआ है उनकी प्रेफर्ड पिक्स की तैयारी। आज आईटी स्टैंड आउट कर रहा है एज अ पॉकेट, 2% के आसपास वो इंडेक्स मजबूत है। सुबह से आईटी इंडिविजुअल स्टॉक्स सब मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हाईलाइट खैर इन्फोसिस बना हुआ है, सुबह से बढ़िया मजबूती के साथ। निफ्टी का टॉप कंट्रीब्यूटर इस समय 3% उछाल के साथ। इवन एचसीएल टेक 0.25% के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ। तो क्यों, यूएस में शटडाउन खत्म होने की अगर बात हो रही है तो एक बीटन डाउन पॉकेट आस्क जिसका काम है उसमें स्ट्रीट का रुझान थोड़ा सा बढ़ता हुआ। इस पर डिटेल में आगे बातचीत करेंगे जब यतिन जुड़ेंगे। क्या फैक्टर्स एट प्ले हैं आईटी के आउट परफॉर्मेंस के पीछे। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल अच्छा कर रहा है, 1.5% मजबूत है। इसी हफ्ते मेरे ख्याल से फ्राइडे को टाटा मोटर्स पीवी के रिजल्ट्स भी आने हैं, कह लीजिए हेड ऑफ नंबर्स अच्छा कर रहा है। ग्रासिम ये थोड़ा सा वोलेटाइल रह रहा है आजकल। बीच में वोडाफोन के चलते खूब अच्छे मूव्स आए थे, फिर वो बिरला ओपर्स के सीईओ रेजिग्नेशन के बीच में थोड़ा सा ठंडा पड़ा था, वापस मूव्स आ रहे हैं। 0.25% ग्रासिम आज इस समय मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। फॉर दैट मैटर पेंट स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, तो ग्रासिम में भी पेंट का धंधा है, उसका पॉजिटिव प्रभाव भी हो सकता है। नाल्को के नंबर्स अच्छे थे, कोई कंप्लेंट नहीं, मार्जिन्स में तगड़ा एक्सपेंशन था। बेस मेटल्स के लिए आज दिन अच्छा है, तो 9-10% नाल्को मूव करता हुआ। ऊनो मिंडा 7.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। नायका के नंबर्स काफी अच्छे, टॉप डाउन बीट था, मार्जिन्स में बढ़िया एक्सपेंशन था। लीजिए 6.5% एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। इवन टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के नंबर अच्छे थे, सुबह चर्चा हो रही थी। 6.5, जो अच्छी चीज है, बाजार बहुत अच्छा रिवॉर्ड कर रहा है। 6.5% टोरेंट फार्मा इस समय उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ। दिक्कत कहां है? ट्रेंड में दिक्कत है। ट्रेंड पे दिक्कतें कई सारी हैं। जब से निफ्टी 50 का इंक्लूजन हुआ है, ट्रेंड के दिन ही खराब हो गए। मेरे ख्याल से इंक्लूजन होने के बाद 40-50% गिर गया ट्रेंड। खैर, ट्रेंड के नंबर्स खराब थे। ग्रोथ को लेकर आप वैल्यूएशंस देते थे, ग्रोथ ही गड़बड़ा गई है। अब उसमें जीएसटी वीएसटी जो ब्लेम करना कर लो आप, लेकिन इस क्वार्टर का ट्रेंड नहीं है, पिछले कुछ क्वार्टर का ट्रेंड है। ट्रेंड पनिशमेंट झेल रहा है। निफ्टी का टॉप लूजर 7.5% दबाव, टाटा कंज्यूमर 1.5% दबाव, मैक्स हेल्थ केयर 2% कमजोर, अपोलो हॉस्पिटल 1% के आसपास ही कमजोरी है। दिग्गज स्टॉक्स जो दबाव में है। ना सिर्फ अपोलो, फोर्टिस हेल्थ केयर 0.3% कमजोर, एलआईसी 2% दबाव, एनसीसी 2.25%, सम्मान कैपिटल 2% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इनमें से कुछ स्टॉक्स पे डिटेल में आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे, लेकिन लेकर आइए अब जरा पैनल को स्क्रीन पे। वीरू ने टीज करा था, पहले पैनल से लेंगे बढ़िया सी पिक्स दोपहर की। और इस पैनल से रिक्वेस्ट है, कोई भी ट्रेड वेड आ रहा हो तो आउट ऑफ टर्न भी आप हाथ उठाइएगा, हम लोग पहुंच जाएंगे आपके पास। शुरू करते हैं गावा सर से। गावा सर, दोपहर की बढ़िया वाली पिक सर कौन सी? गुड आफ्टरनून टू यू, सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। आई थिंक स्टॉक का नाम है मन्नपुरम। इसका बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 5-7 दिनों से एक अपमूव मिल रहा है, नीचे आ रहा है लेकिन फिर भी एक अपमूव मिल रहा है। स्लगिशनेस खत्म हो रही है। ट्रेड कर रहा है 278 रुपीज 40 पैसे में। स्टॉप लगाना चाहिए 275 का, 3 रुपए 40 पैसे। फर्स्ट टारगेट 285, ये फर्स्ट टारगेट है। उसके बाद 290 भी पॉसिबल है। तो मन्नपुरम पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, मन्नपुरम 278.75 पे आपका बाय कॉल। सुबह जिस प्रकार के शुरुआती गोल्ड टिक्स थे, उसके बाद क्वाइट ऑब्वियस आज ये ट्रेड्स में शामिल हुआ। एक बार ऐसे साहब गोल्ड रखिएगा प्लीज स्क्रीन पे, जरा उसकी ट्रेजेक्टरी को भी देखते हैं। और सुबह 1.22 के आसपास था। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, ऊनो मिंडा पे खरीदारी करने की राय रहेगी। करीब 2 हफ्ते पहले स्टॉक ने अपने 100-डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना था। उसके बाद आज एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 1260-1265 की रेंज में था, ऊनो मिंडा ने उसको ब्रेक किया, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले। तो आई थिंक ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। ऊनो मिंडा पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 1294 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 1385 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, 1385 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चाहे तो 1320 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 37 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 19 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 70 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर के ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। वैसा वायदा के टॉप गेनर्स में आज शुमार ऊनो मिंडा। मानस कह रहे हैं और क्या मूव्स आए, इंट्राडे चार्ट उठाइएगा इसका, आपने वैसे भी दिखाया था उसमें भी। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में ये देखिए कहां शुरुआत और किस तरह से स्क्रीन पे बढ़िया तेजी बनती चली जा रही है।
एक्यूमुलेशन स्ट्रांग है, मानस कह रहे हैं अभी भी आप मूव्स बचे हैं, इसमें दाव लगाया जा सकता है, खरीदारी करने का कॉल। सतपुते साहब, भाई साहब आपके रडार पे कौन सा स्टॉक? आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, देखिए रडार एक्चुअली जो मोस्ट ऑफ द जो दो तीन अच्छे लग रहे थे वो तो कवर हो चुके हैं, लेकिन आईटी एक रडार पे है कि जहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे बार्गेन हंटिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, जहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड आप कह सकते हैं बढ़िया मिल रहा है। तो देखिए जो अभी मैं ऐड करूंगा दैट विल बी टीसीएस। मेरे हिसाब से टीसीएस का स्ट्रक्चर यहाँ पे अच्छा बन रहा है इन्फोसिस के बाद। और इन पर्टिकुलरली आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो ये 3020 3040 ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो 3000 का स्टॉप लॉस होगा टीसीएस में, और टीसीएस का जो स्विंग का टारगेट दिख रहा है, जो रेजिस्टेंस, क्योंकि इसने 50 डे में सरपास किया है, तो इसका जो नया टारगेट आएगा वो आएगा करीबन 3100 3120 का। सो टीसीएस इज अ बाय। ओके, टीसीएस है। और राजेश जी सबसे ज़्यादा उत्साहित हैं आईटी को लेकर, सुबह सुबह इन्फोसिस को पिक किया था, अच्छी कॉल थी, करीब 3.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। सौमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा स्टॉक होगा मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में एक फ्लैग पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है ऑन द आवरली चार्ट्स। डेली चार्ट्स पर 20 डेली मूविंग एवरेज पे आज सपोर्ट लेके बहुत अच्छा मोमेंटम दिखा है। मुझे लगता है कि ये जो मीडियम टर्म की अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 3210, टारगेट होगा 3500। ओके, मणप्पुरम था तो मुथूट भी स्क्रीन पे रखिए। दोनों पे इस समय प्रिफर्ड पिक्स राइड करती हुई, एक गाभासर की, एक सौमिल की। सेठ साहब, दोपहर का टॉप पिक कौन सा भाई साहब? जी गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी, मेरा इस समय का टॉप पिक रहेगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये स्टॉक में आज हम एक फ्लैग का ब्रेकआउट देख रहे हैं। पिछले 9-10 सेशंस में ये स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा था लगभग 138 और 142 के लेवल पे, और आज एक रेंज का भी ब्रेकआउट देखा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है, अभी तक के वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं और स्टिल 1 आवर टू गो इन द सेशन। लगभग 145 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 141 और टारगेट्स हमारे रहेंगे 153 के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। ओके, सेल बाय 145 पे। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका ट्रेड इस वक्त का? हमें लगता है आईटीसी एक बढ़िया बेट साबित हो सकती है इन लेवल्स पे। वैल्यूएशन वाइज पूरे एफएमसीजी पैक में सबसे अट्रैक्टिवली वैल्यू कंपनी आप बोल सकते हैं। ज्यादातर पैरामीटर्स के प्राइस टू बुक, EBITDA, प्राइस टू अर्निंग जो भी आप देखें, और हमें लगता है जिस तरीके की कंपनी की पोजीशनिंग है, नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस को 1 लाख करोड़ तक ले जाने की कंपनी बात कर रही है। डिस्ट्रीब्यूशन रीच ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है। 8000 करोड़ का एक पेपर प्रोडक्ट्स में भी कैपेक्स है जो आने वाले समय में रिजल्ट सील करना चाहिए। तो हमें लगता है कुल मिला के जो नए एक्विजिशंस हैं, रोबस्ट कैश फ्लोज हैं, ये सब कंट्रीब्यूट करने चाहिए कंपनी के री-रेटिंग में। ऑब्वियसली डिविडेंड यील्ड्स वगैरह भी डिसेंट है। तो हमारा ये मानना है कि अगले साल भी, अगले 12 महीने 15 महीनों में कंपनी आसानी से 10-12% जैसी टॉप लाइन ग्रोथ और 15-16% जैसी बॉटम लाइन ग्रोथ रजिस्टर करेगी। तो 20-21 रुपए के आसपास के मल्टीपल, 20-21 रुपए के आसपास की अर्निंग आनी चाहिए और 25 के आसपास का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 500 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से आईटीसी वैल्यूएशंस को लेकर तो हमेशा एक कंफर्ट, और शरद अवस्थी साहब कह रहे हैं यहाँ से लंबी अवधि के लिए एक अट्रैक्टिव बाय बन गया है। क्विकली रिकैप कर देता हूँ, उसके बाद वीरू कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आपके लिए मार्क कर देंगे और उसके बाद कड़ी को आगे बढ़ाएंगे जब यतिन और आशीष जुड़ेंगे। अच्छा, जो वीरू ने तो सारे टीज करे थे आशीष के नाम से, वो मैं नहीं हूँ, चतुर्वेदी साहब बताएंगे वो सब चीज़ें आपको। गावस्कर ने मणप्पुरम फाइनेंस खरीदारी करने का कॉल दिया है। 275 के स्टॉप के साथ तेजी कर सकते हैं आप। मानस ऊनो मिंडा इस पे दाव लगा रहे हैं। 1294 का SL 1385 के टारगेट्स। सतपुते साहब ने सुबह मेरे ख्याल से इन्फोसिस की चर्चा करी थी और अब TCS पे दाव लगाने की बात कर रहे हैं। 3000 के स्टॉप के साथ 3120 के इवेंचुअल टारगेट्स। सौमिल कह रहे हैं मुथूट फाइनेंस भी रडार पर रखिए, उसका भी दिन अच्छा गया, स्क्रीन पे बढ़िया तेजी बनती चली जा रही है। खरीदना है 3210 के स्टॉप के साथ 3500 के टारगेट्स यहां पे नजर आते हैं। सेठ साहब कह रहे हैं मेटल्स में सेल रखिए रडार पे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 141 के स्टॉप के साथ 153 तक के टारगेट्स यहां पर हैं। और फंडामेंटली अभी शरद अवस्थी साहब ने कहा आईटी से एक अट्रैक्टिव बाय हो सकता है। इन लेवल किसी भी गिरावट
एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि टारगेट्स बढ़िया 500 के नजर आते हैं यहाँ पे, तो उस लिहाज से आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस काउंटर को। वीरू। जैम, तो ये अब तक के कुछ स्टेट्स था, थोड़ी सी स्कैनिंग करते हैं, फिर हमारे जो आई थिंक स्टॉक्स हैं उन पर उतरेंगे, सेक्टोरियल लिंक्स पे उतरेंगे। इस बीच जरा एक बार आप फार्मा लेके आइए, निफ्टी फार्मा, एक दो स्पॉटिंग करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एंड लुक एट ऑरबिंदो फार्मा 1156 पे आके ट्रेड करता हुआ। अगर आप एक मोमेंटम प्लेयर हैं, मोमेंटम को खोज रहे हैं, लॉरस में था वो, बायोकॉन में था, बट अब वो विजिबल है ऑरबिंदो फार्मा। डायरेक्टर साहब प्लीज़ OI की शीट रखिएगा नीचे स्क्रीन पे। इट्स 1156 और काफ़ी समय बाद इतना बड़ा टाइम स्पेंड किया है इसने 200 डेमा के ऊपर। इससे पहले पिछली बार मई में हुआ था ये, मेरे ख्याल से मई में, और अब 1 2 3 4 5 अप्रोक्सीमेटली 5 सेशंस 200 डेमा के ऊपर और OI शायद। मानस, आपकी राय क्या है? औरों पे नज़र रखें या फिर स्लाइटली कुछ दिनों के लिए कोई ऑप्शन लेके बैठ सकते हैं क्या? क्या ये डिलीवर करने को तैयार है 1160 के ऊपर? देखिए, पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि मेरे ख्याल से 1030 से स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। करेक्शन देखने को मिला, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज वापस रीगेन हो गए हैं। ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी कोई ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है, लेकिन रिवर्सल है चार्ट्स पे। इसलिए 1160 का 1160 वाला कॉल ऑप्शन और फार्मा का, जो कि 23 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। आई थिंक यहाँ पर आप 45 से 50 रुपए तक के टारगेट सेट करके चल सकते हैं। जी, अरविंदो फार्मा की 1160 की कॉल पे नज़र रखिएगा। और मैं बात कर रहा हूँ जब जिस वक्त ऑलमोस्ट आपका निफ्टी फार्मा डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। निफ्टी फार्मा। अच्छा, चोला किसी की कॉल रही कि नहीं रही, एक बार प्लीज़ रखिएगा स्क्रीन पे, बताइएगा मेरे को। चोला आपकी स्क्रीन पे आएगा, आई मीन टुवर्ड्स डे हाई आके ट्रेड करता हुआ 3% ऊपर है, बट क्या खूबसूरत ब्रेकआउट है। और ये अपनी राइजिंग चैनल, और ये राइजिंग चैनल आज की नहीं जनाब, ये दिसंबर 2019 से ये एक ऐसा स्टॉक रहा है जो एक बहुत ही शानदार चल में रहा है। राजेश जी, 1753 में मुझे मालूम है थोड़ा सा एग्रेसिव हूँ मैं बात करते हुए, लेकिन इस चार्ट को देख के इसका एग्रेशन शायद आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते। आपका टेक क्या कह रहा है मोमेंटम को प्ले करने के लिहाज से? चोला नहीं, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये मेरे रडार पे था। सिर्फ मैं रुका था कि थोड़ा सा डिप मिल जाए तो थोड़ा बेटर है, लेकिन अगर आपको इसका व्यू चाहिए तो आई थिंक 1775 टू 780, 1775 से 1780 तक का यहाँ पे मूव मिलेगा। वीरेन जी, ये जो ब्रेकआउट मिला है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, वो है 1735 का। सो 1753 पे चल रहा है, तो हमें ब्रेकआउट के हिसाब से भी रखना है और स्विंग ट्रेडिंग भी रखना है। तो भी 1735 का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग करें। 1775, 1780 ये इसका टारगेट होगा, और जिस तरह से लॉन्ग बिल्डअप है, आई थिंक ये चलेगा। ओके, चोला पसंद आ रहा है, बढ़िया। सतपुत्र साहब, ये रडार पे था, आप इंतजार क्यों कर रहे थे? फिर हाथ उठा लेते। ऐसा कुछ नहीं था आशीष जी, अभी तो एक कॉल दिया। चोला का आशीष जी हुआ क्या है, चोला में एक फॉल था 1735 1740 से, एक रेड टिक आया था। तो वो रेड टिक सस्टेन होता है कि नहीं वो मैं देख रहा था कि अगर वो सस्टेन होता है तो डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, लॉन्ग बिल्डअप तो सामने से हो ही रहा है, तो मोमेंटम और कंटिन्यू होगा। तो वो हुआ है शो शुरू होने के बाद, तो आई थिंक यस, काउंटर अच्छा है। परफेक्ट, खूब सारे रिजल्ट्स नीचे आ रहे हैं। लास्ट वीक है भैया ये सितंबर रिजल्ट सीजन का। सोलर इंडस्ट्रीज के नंबर्स आते हुए 286 करोड़ से बढ़ के मुनाफा 345 करोड़। बहुत एक्टिवली कवरेज भी नहीं होता तो उसका आवाज अनुमान तो नहीं है, पर मुनाफे का नंबर बढ़िया है। इस समय सोलर इंडस्ट्रीज लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी दिखाता हुआ, रेवेन्यू 1700 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 2100 करोड़ पे पहुंचते हुए आपको इस दिग्गज स्टॉक के नजर आएंगे। अब तो दिग्गज ही है मार्केट कैप के लिहाज से भी और स्टॉक के साइज। अवस्थी साहब, सोलर आपके डिफेंस पोर्टफोलियो में ट्रैक में रखते हो आप लोग सोलर इंडस्ट्रीज को? जी, ट्रैक में तो रहता है, लेकिन रीसेंट मूवमेंट के बाद शायद अब ऑफसाइड खोजना हम लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, ये बात सही है, बहुत तगड़े मूव्स बनाए सोलर ने, मल्टी बैगर था ये। तो फिर चार्ट्स पे समीकरण समझ लेते हैं। गाबा सर, सोलर इंडस्ट्रीज अपने नंबर्स तो अच्छे दिख रहे हैं, एबिटा भी 445 करोड़ से बढ़ के 550 करोड़ रुपए के पार जाता हुआ नजर आ रहा है, तो टॉप से डाउन आंकड़े तो ठीक दिख रहे हैं। गाबा सर, चार्ट्स कैसे लग रहे हैं सोलर इंडस्ट्रीज के? अच्छे वो आपने चार्ट बताया, काश मुझे नंबर समझ में आते। स्टॉक का सोलर इंडस्ट्रीज लगता है कि यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है, एग्रेसिव कॉल है, ट्रेड करे 13,665 के आसपास स्टॉप लगाना चाहिए सोलर इंडस्ट्रीज का, करीब 13,530 का। अपमूव मिले तो 14,000 भी जा सकता है।
स्टॉप लगाना जरूरी है। आप कहते हैं नंबर्स अच्छे हैं तो शायद आपको मिले, टेक्निकली तो नजर आता सपोर्ट कर रहा है। हाँ, और रावत सर ऐसे ही कहते हैं, रिजल्ट्स भी नज़र रखते हैं, नंबर समझ में आते हैं सब। EBITDA 24% का जंप है और मार्जिन 26% से बढ़ के 26.6, ये देखिए 60 बेसिस पॉइंट मार्जिन पे मिल, बस ठीक है सोलर इंडस्ट्रीज के, इसलिए स्टॉक इस तरह का मूव दिखाता हुआ। पर आज की हाईलाइट तो है वो पूरा का पूरा IT पैक। इंडेक्स अपने आप में 2.25% के आसपास के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ, और उसमें सारे दिग्गज स्टॉक्स जो हम लोग देख रहे थे, जब ट्रेंडिंग स्टॉक्स दिखाए थे, इन्फोसिस, HCL टेक, सब रडार में अच्छी मजबूती के साथ ये पूरा पैक आज के दिन कामकाज करता हुआ। एवं या कोई सॉलिड रीजन है इसके पीछे? यतिन जुड़ रहे समझाने के लिए। अच्छा, ये क्या चल रहा है? हाँ, अच्छा, क्या चल रहा है? स्टिंग तो प्ले करिए फौरी, मुझे नहीं पता था भाई साहब क्या चल रहा है, क्यों दौड़ रहा है ये? जो स्टिंग थी उसका जो म्यूजिक था वो शोले पिक्चर से कम नहीं था, वो इस तरीके का। हाँ, तो वो ब्लॉकबस्टर और क्या चल रहा है? ब्लॉकबस्टर, हमारा भी सेगमेंट ब्लॉकबस्टर है भाई। बिल्कुल। और आज IT स्टॉक्स भी ब्लॉकबस्टर हैं। हाँ। देखिए इसमें क्या हुआ है आशीष के, आज जो US के लॉ मेकर्स ने हमारी सुबह और उनकी देर रात, इन्होंने जो शटडाउन है इसको रोक दिया। बहुत रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में डिस्कशन के बाद ये शटडाउन को हटाया गया, नहीं तो US की बहुत सारी चीज़ें दिक्कत में हो जाती। इनफैक्ट पिछले हफ्ते बिकॉज शटडाउन था तो 1500 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, तो US सीनेट ने ये जो वोटिंग की वो शटडाउन को बंद करने के लिए की, और कहीं ना कहीं इसके बाद IT शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखिए क्या है कि सेकेंड हाफ का जो ग्रोथ है US मार्केट्स का वो ठीक रहने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स हों, क्लाइंट एंगेजमेंट हो, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स भी टिपिकली सेकेंड हाफ में पिकअप होते हैं, तो उस पिकअप की उम्मीद में भी IT शेयरों में एक लिफ्टअप आपने देखा है। और अगर हम पर्टिकुलरली US फेडरल रिजर्व की बात करें तो यहाँ एक रेट कट की एक्सपेक्टेशन है, क्रिसमस के पहले हो या सेकेंड हाफ में हो, लेकिन हाँ रेट कट का एक्सपेक्टेशन है, जिससे बहुत सारे सेक्टर्स खास करके BFSI और जो इंश्योरेंस कस्टमर्स हैं ये अपना स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, जिससे IT कंपनियों का फ़ायदा होगा। आज की डेट में भी BFSI और इंश्योरेंस एक बड़ा बिजनेस देते हैं वर्टिकल वाइज IT कंपनियों को, इसके चलते आज IT शेयरों में तेज़ी है। तो एक मेन रीज़न है कि US का शटडाउन जो है वो ख़त्म हो गया है, और दूसरी कि सेकेंड हाफ में अब एक्सपेक्टेशन ग्रोथ की अच्छी है US मार्केट को लेके, जिसके कारण IT शेयरों में आज ज़बरदस्त मोमेंटम। ठीक बात, IT में अच्छा मोमेंटम, क्योंकि अच्छा IT में मेटल्स में अच्छा, बेस मेटल भी अच्छा कर रहे हैं आज, तो हमारे यहाँ भी मेटल स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। पर वो रीजन सबसे बड़ा इस उम्मीद में कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा US का गवर्नमेंट शटडाउन फाइनली शायद खत्म होने की कगार पे आता हुआ। ठीक है, ये तो टेम्पररी सी रिलीफ हुई, अगर आया तो आज सेंटिमेंट पुश हो गया। पर अवस्थी साहब नजरिया बदला है आप लोग का, जब ये क्वार्टर इस बार के क्वार्टर नंबर्स में कोई कंप्लेंट तो नहीं थी। आप जैसे तमाम ब्रोकरेजेस जो एक्सपेक्ट कर रहे थे IT कंपनी ने डिलीवर करा, उससे एक शेड बेहतर ही डिलीवर करके दिया। पर नंबर से ज्यादा तो कमेंट्रीज और ये समझने की जरूरत थी कि क्या ग्रोथ पटरी पे आएगी नहीं आएगी। लग रहा है कि आने वाली है। कमेंट्री से समझ में आया कि सिर्फ अभी भी हम लोग गैस वर्क करके चल रहे हैं कि आने वाले दिन अच्छे रहेंगे। ये 2 साल से कर ही रहे हैं हम लोग। कमेंट्री से देखिए ये तो समझ में आ रहा है लगातार कि ऑर्डर बुक में जो एक्सेलरेशन है वो काफी मजबूत है। अगर आप बड़े ऑर्डर विंस देखें तो वो लगातार दिखाई दे रहे हैं, और ये पिछले 3 क्वार्टर का एक ट्रेंड है। तो अब ग्रेजुअली वो आपके बिलिंग्स में भी दिखाई देना चाहिए। सिर्फ ऑर्डर मिलेंगे और उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। और ज्यादा जो ओवरहैंग है मेरे हिसाब से वो इस बात का है कि US में अनसर्टेनिटी प्लस ये टैरिफ वाला जो डिलेमा था ये काफी बड़ा था। तो मुझे लगता है जैसे जैसे ये दोनों चीजें डाइट सबड्यू होती हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से हम एक री रेटिंग देखेंगे। बीच में एक छोटी री रेटिंग हमने देखी थी, बट चूंकि वैल्यूएशन मतलब ग्रोथ वगैरह काफी सबड्यूड एक्सपेक्टेड है पूरे IT सेगमेंट में, तो वो ज्यादा रैली करने की गुंजाइश नहीं रहती। बट मेरे हिसाब से अब जैसे सिचुएशन बदल रही है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि नंबर्स में यहाँ से आपको लगातार इंप्रूवमेंट देखने मिलना चाहिए। और US वाला एंगल जैसे जैसे इंप्रूव होता है, मुझे लगता है सेंटिमेंट वाइज भी पॉजिटिव रहना चाहिए। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम एक डिसेंट रन अप IT स्टॉक्स में देखें। एटलीस्ट जो नियर टर्म हाईज है वहां तक तो मिलना चाहिए। तो आप समझ के चलिए एवरेज में आपको 15 से 20% जैसी अपसाइड अक्रॉस द बोर्ड मिलनी चाहिए था IT स्टॉक्स में। US के इस डेवलपमेंट ने निफ्टी IT को 35,771 पे फिर एक ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है जब ब्रेकआउट के एक्सपेक्टेशंस फिर बढ़ जाएंगे। एक बार जरा इसका चार्ट रखिएगा,
पूरा अक्टूबर में इसने 23 अक्टूबर से लेकर अगर आप देखें 31 अक्टूबर, इसने इतने सेशंस 100 डेमा के नज़दीक बिताए, फाइनली ब्रेकडाउन आ गया, लेकिन एक बार फिर से टेस्ट करता हुआ 100 डेमा की ट्रैजेक्टरी को ऑलमोस्ट उसके नज़दीक खड़ा है। अच्छा सौमिल, एक तो ये 10 अक्टूबर यानी लाइकली आप एंटर कर रहे हैं इस सीरीज के मिड भाग पे, ऑप्शंस रीजनेबली प्राइस्ड होते हैं, वो एक्स्ट्रा अगर आप देखिए टाइम वैल्यू लोडेड नहीं होती है। मिड कैप आईटी में क्या खेलना है, मतलब अगर मान लीजिए थोड़ा सा एक ब्लफ, एक थोड़ा सा स्पेकुलेटिव गेम खेलना है, कोफोर्ज, एम्फेसिस, पर्सिस्टेंट, कोई कॉल आपको नजर आ रही है जिसको आप प्ले करना चाहते हैं, जस्ट अ स्पेकुलेटिव ट्रेड? आई थिंक अभी एक किसी पैनलिस्ट ने टीसीएस बोला, मुझे लगता है कि टीसीएस इज अ वेरी गुड बेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर जो सपोर्ट लिया है टीसीएस ने, मुझे लगता है कि ये मल्टीपल टाइम्स इसी एरिया में सपोर्ट लेके फिर से एक अप ट्रेंड शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बेसिंग आउट पैटर्न बनेगा और यहाँ से ऊपर की तरफ ही निकलेगा। इस समय मोमेंटम स्ट्रांग है, तो मैं टीसीएस का जो 3020 का कॉल ऑप्शन है इसी महीने की एक्सपायरी का, वो बेट करना चाहूंगा। इस समय 62 के आसपास चल रहा है, अराउंड 54 के आसपास छोटा सा स्टॉप लॉस है। 54 पे एक स्टॉप लॉस रख के ऊपर में 80-90 तक ये स्टॉक जा सकता है। मुझे लगता है उसके ऊपर भी जाएगा क्योंकि एक शार्प मूव एक्सपेक्टेड है। टीसीएस वुड बी माय प्रेफर्ड पिक यहाँ पे। ओके, टीसीएस वैसे सतपुते साहब की आज की दोपहर की टॉप पिक भी थी, सौमिल ने भी सील ऑफ अप्रूवल दे दिया, उनकी भी आईटी स्पेस में सबसे प्रेफर्ड पिक यही होती। रखिए भाई ये काउंटर को रडार पे। क्या चल रहा है, मैं यतिन ने बताया आईटी स्टॉक्स में क्या चल रहा है, क्या रीजन था तेजी का, क्या चल रहा है मैं कंचन बताएंगी न्यू एज कंपनीज में क्या चल रहा है। सुना है ज्यादातर कंपनीज का मामला बॉटम लाइन में गड़बड़ा रहा है, क्या अपडेट्स हैं भाई? डेफिनेटली जब भी हम न्यू एज कंपनीज की बात करते हैं, हमेशा हम देखते हैं कि हेडलाइंस में ये बनी हुई रहती है, काफी ज्यादा बस बना हुआ रहता है। लेकिन अगर आप रियलिटी चेक करेंगे तो देखिए 11 में से 7 कंपनीज ऐसी है जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी में हमें साल दर साल एक बड़ा डेंट लगता हुआ दिखाई दिया है। मिसाल के तौर पे आप स्विगी का नाम ले लीजिए, डिलीवरी ले लीजिए, ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनीज का जो घाटा है वो हम लगातार जो है वो बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इसके पीछे का अगर की रीजन माने तो इस टाइम पे कंपनी जो है वो अपने एक्सपेंशन पे काफी जोरों शोरों से फोकस कर रही है। और अगर बात करें दूसरे रीजन की तो नए वर्टिकल्स के अंदर भी कंपनी इस टाइम पे कदम रखने के बारे में सोच रही है। इसलिए यही माना जा रहा है कि इस टाइम पे कंपनी ग्रोथ की जगह अपने मार्केट शेयर को गेन करने में काम कर रही है और साथ ही साथ और बाकी जो वर्टिकल्स है उस पे फोकस कर रही है, जिसके चलते कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और टॉप लाइन दोनों में ही एक बड़ा डेंट हमें लगता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम कंपनीज की बात करें जैसे कि स्विगी हो गई, तो इनका जो क्विक कॉमर्स का बिजनेस है, इंस्टामार्ट या फिर इंस्टा हेल्प, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये नए अपने वर्टिकल्स में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट लग रहा है। लेकिन एक चीज और है कि जो अनलिस्टेड प्लेयर्स हैं जैसे कि जेप्टो हो गया, प्रॉन्टो हो गया, स्नैपडील हो गया, यहाँ से इनको काफी बड़ा झटका लग रहा है, बिकॉज यहाँ से जो इनका कंपटीशन है वो बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। जैसे कि हमने अभी रिसेंटली जेप्टो का देखा था कि इसने अपनी जो फीस है उसको कंप्लीटली हटा दिया है। अब एक बार मैं वो स्क्रीन आपके सामने लेके आती हूँ जहां पे आपको कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सीधी सीधी नजर में आएगी। देखिए सबसे पहले स्विगी का आप यहाँ पे देखिए कि जो हमने पिछले साल सेम क्वार्टर में देखा था 626 करोड़ का घाटा था, वो बढ़ के अब करीब करीब 1100 करोड़ का हो गया है। इसी कड़ी में ओला इलेक्ट्रिक अर्बन कंपनी रिसेंटली लिस्टिंग देखी है, 10 करोड़ के प्रॉफिट में थी, 2 करोड़ के लॉस में थी, अब ये बढ़ के हो गया है 60 करोड़ का। डिलीवरी ब्लू स्टोन जैसी कंपनी में भी जो घाटा है वो और भी ज्यादा गहराता हुआ नजर आया है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी है जिन्होंने वापस एक रिवाइवल जो है इस क्वार्टर में दिखाया है, जैसे कि पेटीएम हो गई, नायका हो गया, यहाँ पे एक हमें वापस से रिवाइवल आता हुआ दिखाई दिया है। और यही रीजन है कि जो नायका है आज हमें अच्छा खासा एक गेन होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज कंपनी के नंबर्स अच्छे आए हैं और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो अच्छी आई है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखें तो बज में तो बनी हुई है लेकिन फाइनेंशियल्स खराब है। ये कहानी है भाई न्यू एज की। ठीक है, इनको अपना मार्केट शेयर इस समय संभालने की ज़रूरत है, इसीलिए बॉटम लाइन पे ब्लीड करे चली जा रही हैं। अच्छा, न्यू एज से याद आया, लेंसकार्ट भी न्यू एज में कैटेगराइज होती है, क्योंकि कहा जाता है भाई जिस तरह का ट्रैक ड्रिवन अप्रोच है इसे न्यू एज मानो। अरे वीरू, लेंसकार्ट पे ना एक इंटरेस्टिंग सा मैं अपडेट किसी ने पता नहीं शेयर करा था।
वो मुझे तो सुनाना नहीं आता, जोक के फॉर्म में था कि हमारे शहर में 50 ऑप्टिशियंस की शॉप थी, सब प्रॉफिटेबल थे, सबका बढ़िया धंधा पानी चल रहा था। वन फाइन डे लेंसकार्ट आया तो सबका धंधा छिन गया और अब हमारे गांव में 51 ऑप्टिकल स्टोर्स हैं, सब लॉस मेकिंग। एक कंपनी ने पूरा धंधा डिस्टर्ब कर दिया। पर लेंसकार्ट, शरद अवस्थी साहब, अब वो सुनाना नहीं आता, वो जोक बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन जिसने रखा था बहुत अच्छी तरीके से पुट अक्रॉस कर रहा था। अवस्थी साहब, मैं इंतजार कर रहा था कि मार्केट फोर्सेस डिसाइड करें, धंधा अच्छा है, मूल्यांकन को लेके कंसर्न्स हैं, बाजार ने अपना वर्डिक्ट तो दे दिया, मोटा मोटी इशू प्राइस के आसपास ही इक्विलिब्रियम बैठ गया है स्टॉक का। लेंसकार्ट पे आप लोग का हाउस व्यू है क्या? देखिए, इन वैल्यूएशंस पे तो हमें लगता है फेयरली स्क्वायरली वैल्यूड है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचेंगे 3-1 साल के बियॉन्ड, तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ से थोड़ा पैसा बनेगा। बट 1-2 साल के हिसाब से मुझे लगता है जिस प्राइस पे इशू आया था वो लगभग ऑप्टिमम था। तो शॉर्ट टर्म में तो कुछ नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे ये प्ले आउट होता है, जो इनका कैपेक्स वगैरह है और टिपिकली टॉप लाइन ओरिएंटेड अभी बिजनेस है, नई जो दुकानें इन्होंने खोली है वो बहुत ज्यादा खोली हैं, तो जैसे जैसे वो प्रॉफिटेबल होती हैं अगले 10-11 महीनों में, जो उनका नॉर्मल टर्न अराउंड है जो लगातार कम होता गया है पर स्टोर लेवल पे, तो मुझे लगता है तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब आपको ये पूरे कैपेक्स का इम्पैक्ट दिखता है। तो साल 2 साल में हो सकता है बहुत ज्यादा पैसा नहीं बने, लेकिन 3-4 साल में मुझे लगता है सर्टेनली एक अट्रैक्टिव लॉन्ग टर्म बेट साबित हो सकती है। ओके, लेंसकार्ट पे आपका व्यू है आज की लिस्टिंग पर। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से टॉप कैश कॉस्ट है प्रकाश कावासर, राजेश सतपुती जी और सौमिल मेहता। ये ट्रेड्स एक एक करके देंगे। सौमिल, कैश में क्या पिक कर रहे हैं आप? सौमिल, वो अपॉलॉजीज हीरो। कैश में मैंने जो पिक किया है वो है मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया में एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बन रहा है एग्जैक्टली अबव 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और आज 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बहुत ही अच्छा सेटअप है। मुझे लगता है यहाँ पे मीडियम टर्म में भी बहुत अच्छी रैली हो सकती है। शॉर्ट टर्म में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1778 पे रखेंगे और टारगेट होगा 1900। वीरू की दहशत है, किसी का म्यूट होता है सब चौंक जाते हैं एकदम से। सी इन्फोसिस्टम, सौमिल का प्रेफर्ड पिक, मैप माई इंडिया। गावा सर, आपको कैश कॉल देना था, आप सीट छोड़ के कहीं चले गए थे? नहीं, मेरा टाई ठीक नहीं था, तो मैं क्या करूं मैं? अरे आप शुरू से हैंडसम दिख रहे थे, क्या बात करो, टाई ठीक नहीं था? वैसे ही लगता हूं मैं। हाँ, इसीलिए फिर टाई का क्या सोचना, फिर मैम ने टोका क्या? नहीं, मुझे पीसीआर ने बोला आपका टाई सही नहीं है, तो मैं जैकेट करने के लिए। अच्छा गावा सर, इस समय का कैश कॉल मुझे इप्का अच्छा लगता है। लास्ट वीक भी मैंने इप्का दिया था, मैंने कहा था इसमें रेसिलियंस है, नीचे आते थे थक गया, अब ऊपर ही जाएगा, और इप्का वाकई में अच्छा लगता है। 1362 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1340 का स्टॉप लगाए, 22 रुपए का। फर्स्ट टारगेट 1400, लेकिन 1400 पे रुकना नहीं है, थोड़ा और वक्त दीजिए, 1-2 दिन और दीजिए, 1450 1500 भी देखेंगे, लेकिन आई थिंक हैप्पी है 1400 से भी इप्का है। जो इप्का प्लेसमेंट अच्छी है, और आज जैसे कि फार्मा इंडेक्स चल रहा है तो एक प्रीफर्ड चॉइस प्रकाश कावासर की 1363 पे ट्रेड करता हुआ। राजेश जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड रहेगा। जेंसार टेक्नोलॉजीज का चार्ट देखिए, मुझे लगता है कि जो जिस तरह से ये बीटिंग हुई थी पिछले 5 दिनों से, उसके बाद आज या अर्ली चार्ट पे दिखा रहा है कि ये रिलीफ रैली है। 722 चल रहा है, 720 के ऊपर का बाय रहेगा, 712 का स्टॉप लॉस होगा, स्विंग का टारगेट आएगा 740 से लेकर 750। जेंसार टेक्नोलॉजीज। ओके, एक राजेश जी से बात हुई, अब दूसरे राजेश जी से बात करते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज राजेश पाल जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। क्या चेस कर रहे हैं, आपको इंटरेस्टिंग क्या है एक्सिस में, क्या आप लोग चेस कर रहे हैं इस वक्त? सो वीरेंद्र जी, स्टॉक स्पेसिफिक तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना, और हमें लगता है एनबीएफसी पॉकेट यहाँ पे एक अच्छे बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस पे हमें लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट ऑलरेडी बना हुआ है, और जिस तरीके से स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, तो श्रीराम फाइनेंस पे बाय करने की सलाह रहेगी। और हमें लगता है कि यहाँ पे करीब 845 850 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 816 रुपए के आसपास। C227 पे अच्छी कॉल है। आई मीन आज एनबीएफसीज में चूल्हा का जिक्र हो भी रहा था।
निफ्टी वही 25,621 पे। अच्छा आशीष, एक चीज़ है, आई मीन कभी कभी हम कविता जी को, रचना जी को, प्रकाश सर को और सौमिल को टोक देते हैं यार, म्यूट 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 बटन दबाते हो। आपको याद है मतलब जब हम लोग वर्क फ्रॉम होम करते थे, स्टूडियो घर में बना हुआ था, सबसे ज़्यादा आपने म्यूट कब दबाया? जरूरत पड़ती थी? याद नहीं है, लेकिन अगर दबाया होगा तो बीबी डांट रही होगी ताकि आवाज़ ना चली जाए। मुझे तो याद है कि अच्छा मैं बता दूं सीरियस नोट पे, एक तो प्रेशर कुकर की जैसी विसल बजती थी, या फिर घर पे कोई डोरबेल बजी, फटाफट म्यूट दबाना पड़ता था या फंसता था। अच्छा मैं बताऊं, मैं उस वक्त ट्रेडर्स हॉटलाइन किया करता था, मुझे याद है। और जब पहला शो हुआ 10:30 वाला, सुबह का तो निकल गया था अपना मुनाफे की तैयारी और ये सब निकल गया था। तो नवरात्र का पहला दिन था, तो अमूमन क्या होता है उस दिन मखाने और मूंगफलियां भुजी जाती है। तो चंदन जी पहले मेहमान थे, तो चंदन जी मुझे कह रहे हैं यार वो कढ़ाई में वो जो तुम्हारे हाथ तला जा रहा है उसकी आवाज़ आ रही है। मैंने कहा यार अब घर पे तो उसी की आवाज़ आएगी और किसी चीज़ की तो आवाज़ आएगी नहीं। तो वो एकदम से ना बहुत सारी चीज़ें नई नई हुई थी। खैर हाँ, हम आपका जो पेन है ना वो महसूस कर सकते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि बड़े प्यार से हम बोलते हैं कि सर आपका म्यूट बटन दबा हुआ है। बहुत हमें तो क्या मस्ती मजाक का मौका मिल जाता है। हाँ, हमें मस्ती मजाक का मौका है, लेकिन यस एक डेढ़ घंटा बैठे रहना ये बड़ी बात होती है। खैर एक काम करते हैं, यहाँ ट्रेड्स पूरे हो गए। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन ट्रेड्स हैं वो भी पिक कर लेते हैं। सस्ता ये धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड्स एक एक करके आपकी स्क्रीन पे आएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला ट्रेड होगा मानस जी, हमिद जी और राजेश पांडे जी की तरफ से। राजेश जी अपना ट्रेड बताइएगा, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेन जी BHEL भेल पे यहाँ पे फोकस है। जिस तरीके का एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है, स्टॉक अब अपने जुलाई के स्विंग हाई को सरपास करते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे। तो यहाँ पे 275 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि करीब 6 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस पे बाय करने की सलाह है। काफी अच्छा वॉल्यूम स्पाइक भी देखने को मिला है स्टॉक में एज वेल एज ऑप्शंस में भी। तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम इस स्टॉक को करीब 285 290 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो ये ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब 10 रुपए से लेके 12 रुपए की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 4 रुपए के आसपास। भाई सेठ साहब और मानस जी आप लोग भी रेडी रखो, धमाकेदार ऑप्शंस वीरू ने शुरू कर दिया। आप लोग को भी आपका नंबर भी लगा हुआ है। पालविया साहब कह रहे हैं BHEL बढ़िया मूव स्क्रीन पे बनते हुए 275 का कॉल खरीदने के मौके। BHEL ने अपने क्वार्टरली नंबर सॉलिड डिलीवर करे थे, उसके बाद से मोमेंटम पकड़ लिया इस काउंटर ने और पालविया साहब ने बढ़िया आपको एक ऑप्शन ट्रेड दे दिया है। दूसरा धमाकेदार ऑप्शन मानस रडार पे कौन सा? तो देखिए लॉरेस लैब के 1000 वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। लॉरेस लैब हायर टॉप्स हायर बॉटम्स के साथ आज एक फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है। तो लॉरेस लैब का 1000 वाला कॉल ऑप्शन 24 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। उसमें आपको 18 रुपीज के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है और 36 रुपीज के टारगेट सेट करना। ओके, लॉरेस लैब 1000 की कॉल, याद रखिएगा ऑल टाइम हाई पे रोटेट करता हुआ स्टॉक। अमित जी आपका ट्रेड? वीरेन जी परसिस्टेंट सिस्टम एक अच्छा पुल बैक जनरेट कर रहा है 10 और 20 डेमा से। स्टॉक ने 10 डेमा अपना क्रॉस किया है। लगभग 5900 का कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है 133 रुपीज पे। इसे बाय करें। 100 का स्टॉप लॉस रहेगा 5900 के कॉल ऑप्शन का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 200 रुपीज के। परसिस्टेंट का 5900 का कॉल लीजिए, एक और IT का तड़का जोड़ लीजिए। ये हो गया सेठ साहब का धमाकेदार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। परसिस्टेंट का 5900 का कॉल, मानस का लॉरेस लैब्स का 1000 का कॉल और पालविया साहब का 275 का BHEL का कॉल। ये है इस समय के धमाकेदार ऑप्शंस। बहुत देर से आशीष इंतजार कर रहे हैं, वीरू ने जब टीज करा था तब से, और इनसे रिक्वेस्ट करी थी अभी आऊंगा इनके साथ, तो फिर कल आने वाले नतीजों पे बातचीत होनी है। पहले आज का हीरो ऑफ द डे और आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, दोनों की चर्चा कर ली जाए। पहले हीरो ऑफ द डे कौन सा है? हीरो तो अनडिस्प्यूटेड है आज के मार्केट का। नाल्को बहुत बड़ा सर्ज देखने को मिला है शुरुआत से लेकर अब तक। अगर आप देखें तो 9% से ज़्यादा के गेन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब दरअसल अगर आप देखें तो नंबर्स काफ़ी बढ़िया थे और बेटर देन एस्टिमेट्स थे। कारण ये है कि एबिटा के जो रियलाइजेशन है ये काफ़ी मजबूत देखने को मिले। एबिटा में भी देखें तो जो मार्जिन हैं 44.9% के काफ़ी शानदार देखने को मिले, जो कि सीक्वेंशियली भी बढ़िया है और पिछले साल के मुकाबले भी है। अब एल्यूमिना की जो सेल्स हैं
इसमें पिछले साल के मुकाबले 82% की बड़ी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। जो मेटल प्रोडक्शन है इसमें भी सीक्वेंशियली और पिछले साल के मुकाबले दोनों हिसाब से काफ़ी बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर नजर आई। अब खास बात है कि मैनेजमेंट ने जो एल्यूमिना की गाइडेंस दी है ये काफ़ी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिली और 11 बजे मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ा था, तब उन्होंने कहा था कि जो रेयर अर्थ की अपॉर्चुनिटी है इसे काबिल जेवी के माध्यम से अच्छी तरीके से भुना रहे, तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। अब वैल्यूएशन की बात करें तो मेटल कंपनी ऊपर से सरकारी सस्ता तो होना ही है। अब FY27 फॉरवर्ड के हिसाब से देखें तो सिर्फ और सिर्फ 5 टाइम्स EV EBITDA और 10 टाइम्स PE पर चल रहा है। अच्छे नंबर, सस्ते वैल्यूएशन, बाजार ने रिवॉर्ड कर दिया, 10% की बड़ी तेजी आ गई। नाल्को वाकई बढ़िया, आज तो साल के हाईज भी छू गया था, है ना, ऑलमोस्ट शायद आज 264 के आंकड़ा, शायद 260 के करीब का। BSE पे 264 का है मेरे ख्याल से। BSE दिखा सकते हो क्या? तो वो 264 है अगर, तो वो साल के हाईज, तो मोटा मोटी साल के हाईज के इर्द गिर्द कामकाज करता हुआ। पालिया साहब, नाल्को अभी भी दमखम बचा है क्या? तो आशीष जी, मेटल एज ए पैक ही हमें पसंद आ रहा है और पूरे मेटल स्टॉक्स में देखें तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। और नाल्को में तो आज एक जिस तरीके से विथ वॉल्यूम एक बड़ा ब्रेकआउट आज आते हुए दिखा है, हमें लगता है कि यहाँ पे 260 62 अगर ये लेवल क्रॉस होते हैं तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो अनफोल्ड होना चाहिए, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे यहाँ पे ब्रेकआउट रजिस्टर होते हुए दिख रहा है और हमें लगता है 262 के बाद ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 275 280 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो अभी यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड होल्ड रखना चाहिए। यहाँ पे हमें लगता है कि अनदर लेग ऑफ रैली और अनफोल्ड होते हुए दिखेगी। एट दिस मोमेंट 252 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले और पोजीशन को होल्ड रखें। बिल्कुल ठीक। नाल्को बढ़िया लगता है, तेजी बन सकती है। मेटल एज अ पैक, पालवे साहब आपने कहा आपको बहुत अच्छा लगता है, क्या वो नाल्को ही सबसे प्रेफर्ड आइडिया है या कोई और है जिस पे आप ज्यादा एग्रेसिव हो? नाल्को में तो ऑलरेडी अभी एक अच्छा मूव आ गया। अभी हमें लगता है यहाँ पे स्टील अथॉरिटी सेल पे भी फोकस रखा जा सकता है। ये स्टॉक में भी एक ब्रेकआउट बनते हुए दिखा और यहाँ पे जिस तरीके के मोमेंटम आते हुए दिखे, ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बना रहा है। तो सेल भी हमें पसंद है और हमें लगता है सेल में यहाँ पे 152 155 तक की अपसाइड अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह 142 के स्टॉप लॉस से। और ये अमित सेठ साहब का पिक भी था, जब से लिया है हमने 2 बजे के आसपास, तब से सेल अच्छे मूव्स दिखा रहा है और पालिया साहब भी कह रहे हैं तेजी। 153 सेठ साहब का टारगेट था, इसी ट्रेजेक्टरी में पालिया साहब भी कह रहे हैं 155 तक जाने की कर रहा है तैयारी। आइए, ये तो हीरो ऑफ द डे की चर्चा कर रहे थे नाल्को, हम भटक गए सेल तक। दूसरा एक्सीडेंट ऑफ द डे, वो तो नीचे दिखा दिया टिकट ने, ट्रेंट ही है। क्या हो गया? बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, 8% है। और जैसे कि हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि इस साल का निफ्टी का सबसे वर्स्ट परफॉर्मर है, सिर्फ और सिर्फ गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। अब खास बात है कि जो टॉप लाइन की ग्रोथ आई है किसी ब्रोकरेज हाउस को पसंद नहीं है, सबके अनुमान से काफ़ी कम है। और अगर आप रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट का आंकड़ा देखें ये भी कम देखने को मिला है। जो स्टार बाजार है इसका प्रदर्शन सीक्वेंशियल तौर पर बड़ा कमजोर साइड पर देखने को मिला है और ग्रॉस मार्जिन के जो आंकड़े हैं ये भी लेस देन एस्टिमेट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। लेकिन इसी के साथ एक खबर भी आई है कि इन्होंने, अगर आप देखें तो ज़ारा इंडिया के करीब 94,900 शेयर जो है बायबैक में टेंडर किए हैं और इससे जो वैल्यूएशन का आंकड़ा लगा है ये भी लेस देन एस्टिमेट्स यहाँ पर देखने को मिला। तो मार्केट ने इसके ऊपर भी नेगेटिवली रिएक्ट किया है। हालांकि कमेंट्री के लिहाज से अगर आप देखें तो अनसीजनल रेंज का थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर है, लेकिन बता रहे कि आगे जाके कुछ कैटेगरीज, इमर्जिंग कैटेगरीज जैसे ब्यूटी, पर्सनल केयर, इनरवेयर, यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है और इनका स्टैंड अलोन रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन तकरीबन 21% का है। लेकिन इस स्टॉक में दिक्कत एक ही है कि उम्मीदें इतनी ज़्यादा हैं कि वैल्यूएशन बड़े महंगे हो गए हैं। अगर आप फॉरवर्ड FY27 EPS के हिसाब से भी देखें तो 79 टाइम्स पर चल रहा है और ऐसे में अगर अर्निंग्स अनुमान से कमज़ोर आती है महंगे वैल्यूएशन के बाद तो यही हाल होता है स्टॉक का। फिलहाल 8% नीचे। ट्रेंड का 1 साल का चार्ट उठाइए, आज 7.5% का दबाव, लेकिन ट्रेंड अपने आप में खासी वीकनेस के साथ ट्रेड करता हुआ। ये देखिए 1/3 उड़ गया और पिछले सितंबर से इस सितंबर के बीच पिछले 1 साल में FIs ने 27% उनकी होल्डिंग थी ट्रेंड में, रिड्यूस करते करते 17% के नीचे ले आए, 1000 बिप्स उड़ा दिए। स्मार्टली FIs मूव कर रहे थे जब बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था स्टॉक का। वैल्यूएशन स्ट्रेच थे, ग्रोथ नदारत थी, FIs ने खूब बिकवाली करी। शरद अवस्थी साहब, इस पे आपका व्यू लूंगा, लेकिन उससे पहले 4 का चौका का टीज दे देता हूं ताकि सारे एक्सपर्ट्स रेडी हो जाएं। सस्ता ऑप्शन मानस आपके पास आऊंगा। FNO सुपरस्टार पालविया साहब, आप एक रेडी रखो।
चार्ट का चमत्कार गाबा सर और मिड कैप फंडा शरद अवस्थी साहब आप ही के पास। पहले लेकिन ट्रेंड, आप लोग का हाउस व्यू, ग्रोथ तो गड़बड़ा ही रही है। मुझे तो वैसे इसकी हालांकि मार्जिन स्टेबल है, 17% के आसपास बनाए रखता है ये, जबकि जब इसके वो स्टोर्स में जाते हैं, कौन सा वो नया वाला है जिसमें बहुत सस्ता मिलता है सब कुछ, जूडियो, पता नहीं कैसे मार्जिन लाते हैं यार वो 60-70 रुपए में तो कपड़ा दे देते हैं। खैर अवस्थी साहब, ट्रेंड पे आप लोग का व्यू? देखिए, मुझे लगता है बिजनेस मॉडल को लेके बहुत ज्यादा डाउट करने की तो कोई जरूरत है नहीं। थोड़ा बहुत जीएसटी का इफेक्ट टॉप लाइन पे रहेगा, बट मेरे हिसाब से ये करेक्शन ज्यादा करके जो थोड़ा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो गया था बाजार एक टाइम पे, और एफ&ओ वगैरह में था नहीं तो शॉर्ट बिल्डअप हो नहीं सकता था। जैसे जैसे वो लॉजिकल थिंकिंग थोड़ी सी वापस आई है, मुझे लगता है प्राइसेस नॉर्मलाइज हो गए हैं। मुझे लगता है अभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड में ऐसा कोई मतलब ट्रैजेक्टरी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। FY27 में भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि 28-30% जैसी टॉप लाइन ग्रोथ, 53% जैसी बॉटम लाइन ग्रोथ आएगी, तो 72-73 रुपए के आसपास की अर्निंग्स कंपनी अगले साल डिक्लेयर करेगी। अभी शायद पहली बार बहुत समय के बाद आपको 60 के मल्टीपल पे मिल रहा है, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि इतना करेक्शन होने के बाद भी अगले साल के नंबर पे आप 60 के मल्टीपल पे हैं। तो मुझे लगता है अगर आप होराइजन एक्सटेंड करेंगे 24 महीने से 36 महीने, तब जाके आपके पैसे बनेंगे। अगले 24 महीने में बहुत ज्यादा रिटर्न बनना तो अभी भी मुश्किल लगता है मुझे। तो फिर मजा नहीं है इतने टाइम में भी, अगर कोई बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं बन रहा है तो क्या फायदा। खैर, ट्रेंड आपके लिए बढ़िया तरीके से एक्सीडेंट ऑफ द डे है, और एक्सप्लेन्ड वेल क्यों ये एक्सीडेंट ऑफ द डे है। कल की थोड़ी तैयारी कर ली जाए। एक तो भाई रिजल्ट्स के लिहाज से कल भी एक इंटरेस्टिंग दिन होगा। निफ्टी का एक नंबर आएगा बजाज फिनसर्व, पर उस पर क्या है, ब्रोकरेजेस के रडार पर रहता नहीं है। बजाज फाइनेंस तक ही ज़्यादातर ब्रोकरेजेस रिस्ट्रिक्ट रखती हैं अपने आप को, उसको छोड़ देते हैं। वायदा में कल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टाटा पावर, बॉश, फोर्टिस हेल्थ केयर, आरवीएनएल, टोरेंट पावर, भारत फोर्ज, पीआई इंडस्ट्रीज, मैक्स फाइनेंशियल्स, बायोकॉन, कॉनकोर और बीएससी के नंबर्स। अब इतने कवर करना तो मुश्किल है, तो सोचा था सारे बी वाले इंटरेस्टिंग थे। एक बजाज फिनसर्व इंटरेस्टिंग था, उसके अलावा भारत फोर्ज, बायोकॉन और बीएससी इंटरेस्टिंग लग रहे थे। इन्हीं पे पोल प्रीव्यूज कर लेते, यानी कि क्या एक्सपेक्टेड है कल नंबर्स से। पहले कंचन आप बताओ, भारत फोर्ज और बायोकॉन कहाँ नजर है? जी, शुरुआत बायोकॉन के साथ कर लेते हैं। नंबर्स पॉजिटिव यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जो कंपनी के ऑपरेटिंग नंबर्स हैं, मार्जिन्स हैं, ये भी हमें सुधरते हुए ही नजर आ रहे हैं। देखिए, जो इनकी बायोलॉजिक्स की सेल है, वहां पे एक्सपेक्टेशन ये जताई जा रही है कि 19% का इजाफा देखने को मिलेगा, जिसको सपोर्ट मिलेगा लो बेस से, नए लॉन्चेस से, और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वहां पे भी अच्छा खासा ट्रैक्शन आ रहा है। इनफैक्ट इनकी सिंजीन की सेल्स में भी 4% ग्रोथ की उम्मीदें हैं। जेनरिक सेगमेंट में 18% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है, बिकॉज यूके और यूरोप के मार्केट में जो लीराग्लूटाइड का लॉन्च है उससे एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा। फोकस आपको कहां पे रखना है, इसके ऊपर बात करते हैं। मैनेजमेंट का किस तरीके का आउटलुक आता है GLP-1 फाइलिंग में, वो भी इमर्जिंग मार्केट को लेके। इसके साथ ही साथ यूएस के अंदर इंसुलिन एस्पार्ट का लॉन्च काफी ज्यादा इनका पोटेंशियल ग्रोथ ड्राइवर होगा, तो इस पे रखना होगा खासा फोकस। लेकिन मोटा मोटी बायोकॉन के नंबर्स अच्छे हैं। अब बात करते हैं भारत फॉर्ज के नंबर्स के। नंबर्स यहाँ पे हमें थोड़े से पस्त देखने को मिल सकते हैं। मार्जिन में भी इनफैक्ट हमें 3% तक की जो गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, यहाँ पे भी हल्का फुल्का जो डेंट है वो एक्सपेक्टेड है। देखिए, इस टाइम पे जो यूएस की डिमांड है वो काफी ज्यादा टेपिड रही है। इसके साथ ही साथ क्लास 8 और नॉन ऑटो सेगमेंट में भी थोड़ी सी स्लगिश ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। बट ऑन द फ्लिप साइड अगर हम बात करें डिफेंस में, तो वहां पे एक रैंप अप देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। डोमेस्टिक बिजनेस में एक पिकअप देखने को मिला है, लेकिन एक्सपोर्ट्स यहाँ पे जो वीकनेस है वो भी परसिस्टेंटली दिखाई दे रही है। इनफैक्ट जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है यूएस टैरिफ को लेके, उसका भी इम्पैक्ट जो है वो हमें यहाँ पे नंबर्स में आता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये माना ये जा रहा है कि आने वाले टाइम पे हो सकता है कि ये इम्पैक्ट एब्जॉर्ब हो, लेकिन Q2 में तो नंबर्स पस्त है। Q2 में नंबर्स पस्त हैं। चलिए अभी काम करते हैं, भारत फॉर्ज से निकलते हैं BSC की तरफ। आशीष, इस बीते 6 महीने का सबसे चर्चित स्टॉक है ये BSC, क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, अब इसको पिछले साल के मुकाबले देखेंगे तो सब कुछ बहुत बढ़िया है, अच्छी ग्रोथ यहाँ पर नजर आई है। और ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस अगर आप देखें तो अपनी जो कमेंट्री है वो पिछले साल के मुकाबले दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसमें तो कोई सीजनैलिटी नहीं है, मार्केट ही है,
तो इसको अगर आप सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो नतीजों में बिल्कुल मज़ा नहीं है, कुछ खास स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी। अब मैं सीक्वेंशियली आपको नंबर्स बताता हूँ। सिर्फ 6% की बढ़त आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है कंपनी की रेवेन्यू में। एबिटा ना के बराबर चेंज, 626 से 630 करोड़ का आंकड़ा है। मार्जिन जो 65% के थे पिछले क्वार्टर में, ये 62% हो जाएंगे और मुनाफे के आंकड़े में सिर्फ 4% की गिरावट देखने को मिलेगी, यानी 529 से 508 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिलेगा। अब अगर आप पिछले साल के मुकाबले देखें तो एफएनओ का जो मार्केट शेयर है इसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट गेन हुआ है, तो ये अपने आप में कंट्रीब्यूट कर रहा है। कैश वॉल्यूम्स काफ़ी बेटर हुई हैं पिछले साल के मुकाबले, और एक और ख़ास बात ये भी है कि इस बार जो आईपीओ की बाढ़ आई है ना, क्योंकि इन सभी कंपनीज को लिस्टिंग और कंप्लायंस फीस देनी पड़ती है एक्सचेंजेस को, तो उससे भी अगर आप देखें तो एडिशनल रेवेन्यू की स्ट्रीम बनी है और अच्छी खासी बनी है। तो यानी अगर आप देखें तो सीक्वेंशियल तौर पर नतीजों में कुछ मज़ा नहीं है, बिल्कुल फ्लैट नंबर्स देखने को मिलेंगे। पिछले साल के मुकाबले नंबर्स बढ़िया आएंगे। ठीक है, और वो एनएससी के नंबर्स ने बता भी दिया था, सीक्वेंशियली एनएससी के नंबर्स में भी पेन दिख रहा है, ये सब जो इश्यूज आए उसके चलते। तो बीएससी भी बट ऑब्वियस है उसी तरह का पेन दिखा रहेगा। एनएससी ने जिन जिन सेगमेंट्स में मार्केट शेयर लूज किया है, इन ऑल लाइकलीहुड बीएससी ने वहां पे गेन किया होगा। तो बाजार को बहुत हद तक आइडिया रहता है। देखते हैं अब बीएससी के नंबर्स। आशीष कह रहे हैं कमजोर, भारत फोर्ज कमजोर, बायोकॉन अच्छे रहेंगे, ये है आकलन। एक काम करते हैं, यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं। 4 का चौका टीज करा था, ब्रेक के उस पार अपने पैनल से वो 4 के चौका के पिक्स लेंगे और साथ साथ मार्केट बिग वॉइसेस में देवेंद्र चौकसे साहब से भी करेंगे चर्चा। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से। एक काम करते हैं, पहले 4 का चौका का ट्रेड लेते हैं, उसके बाद देवेंद्र जी से गुफ्तगू शुरुआत करते हैं उसकी। मानस जी, सस्ता ऑप्शन क्या पिक कर रहे हैं आप? तो देखिए, स्टील अथॉरिटी के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। सेल के अगर आप चार्ट देखें तो आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला है। तो सेल का 145 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 4 रुपए 60 पैसे के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2 रुपए 60 पैसे का और टारगेट सेट करने हैं 9 रुपए के। ओके, सेल की कॉल आपको पिक करनी है और ट्रेड आपकी स्क्रीन पे 145 के एट द मनी स्ट्राइक एफएनओ सुपरस्टार राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? राजेश पालवे जी। वीरेन जी, मुथूट फाइनेंस पे बाय करने की सलाह। ये स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट पिछले 5-6 दिन के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आते हुए दिखा, और हमें लगता है जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने वापस ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 3380 3400 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड 3300 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, एक ट्रेड हो गया आपका मुथूट फाइनेंस। ये आज की थीम है कंसिडरिंग गोल्ड। अब चलते हैं प्रकाश का बसर के पास, 4 का चमत्कार। प्रकाश सर क्या पिक कर रहे हैं आप? मुझे पीआई इंडस्ट्रीज अच्छा लगता है, सेटअप के हिसाब से अपमूव मिलना चाहिए। 3820 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से 3780 का स्टॉप लगाना चाहिए। नियर टर्म टारगेट 3900, कल ओवर स्पिल ओवर हो सकता है ट्रेड पीआई इंडस्ट्रीज। ओके, पीआई इंडस्ट्रीज ये काफी समय से आपके आई थिंक इस ट्रेड्स की थीम में रहा है प्रकाश सर। शरद जी, आज का मिड कैप फंड आपका? जी, हमारा आज का मिड कैप फंडा होगा सूला विनयार्ड। कंपनी देश की जानी मानी वाइन की कंपनी है, वाइन टूरिज्म से भी काफी बड़ा फायदा इनको आने वाले समय में होना चाहिए। हमें लगता है जिस तरीके का कैपेक्स एक ट्रेजेक्टरी थी 61 करोड़ सालाना, वो घट के 30-35 करोड़ हो गई है, तो उसका भी थोड़ा फायदा नंबर्स को दिखना चाहिए। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह बढ़ा था, और अर्बन कंजम्पशन में पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में थोड़ा टैक्स पॉलिसी चेंजेस वगैरह की वजह से कंपनी को हिट लगी थी, वो नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए। तो हमारा मानना है कि अगले साल जैसे जैसे ये नॉर्मलाइज होता है और जो नया एक कैपेक्स वो कर रहे हैं वाइन टूरिज्म में, वो भी फायदा देना चालू करता है। हमें लगता है ग्रोथ ट्रैजेक्टरी काफी स्ट्रांग हो जाएगी, और कंपैरेटिवली सबसे सस्ता अल्कोहल स्टॉक है। तो हमारा मानना है कि अगले साल कंपनी 12-15 रुपए के आसपास की अर्निंग डिक्लेयर करेगी, और 12-13 रुपए के आसपास की अर्निंग डिक्लेयर करेगी। 30-35 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, तो 350 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से सुलभ है। ओके, बड़े दिनों बाद किसी ने कॉल दिया सोलह विनयार्ड्स पे, वरना पूरी की पूरी दुनिया रेडी को खितान और यूएसएल यूबीएल में बिजी थी। खैर चलिए अब एक काम करते हैं, इन कॉल से आगे बढ़ते हैं और देवेंद्र चौकसी जी से बातचीत शुरू करते हैं आज के बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में। देवेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। देवेंद्र जी, हम मेरे ख्याल से अक्टूबर के अंत तक आते आते बहुत स्मार्टली बेहतरीन तरीके से
अर्निंग्स में से जो एंकरेजमेंट बाजार को मिली थी, जो जो थ्रस्ट मिला था, उसको कैरी कर रहे थे हम। एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग थी, मेटल्स ने तूल पकड़ा हुआ था, मेटल्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी, ऑटो में शानदार मूव था। बट ये जो 10 दिन निकले हैं नवंबर के, सडन कोलैप्स, सडन इंक्रीज इन एफआईएस शॉर्ट, कैश सेलिंग, इसके पीछे मतलब मैं भी सप्ताह अंत पे चर्चा कर रहा था, कोई ठोस रीजन क्या? ये जो सेटबैक लगा है एकदम से करीब करीब 700-600 पॉइंट्स का, इसका रीजन क्या समझते हैं आप? तो गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। वेल, आई थिंक आप लास्ट एक साल का मार्केट को शांति से देखें तो आई थिंक बाय एंड लार्ज आई थिंक सम ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज पर्टिकुलरली आई थिंक जो निफ्टी के अंदर जो वेट रखते हैं उनका जो दायरा रहा है वो एक सीमित दायरा रहा है। आई थिंक दे हैव बीन आई थिंक इन अ नैरो रेंज एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आई थिंक दे हैव कंसोलिडेटेड। जब हमको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर कि टाइम कंसोलिडेशन हो रहा है, तो काफी हद तक हो चुका है टाइम कंसोलिडेशन। यहाँ से ये मार्केट को आगे बाहर निकलना है। दैट मीन्स इट हैज टू बेसिकली क्रॉस इट्स प्रीवियस हाइज। जैसे निफ्टी का 26,300 का लेवल सितंबर 24 में हुआ था, तो शायद मेरे ख्याल से 12-15 महीने के बाद वो लेवल क्रॉस करके मार्केट आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो 26,000 के आसपास आने के साथ में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग अट्रैक्ट करता है, तो उसका मीनिंग ये होता है कि साइडवेज के अंदर जो इन्वेस्टर या ट्रेडर्स एंटर हो रहे थे, वो एक बार अपने प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं। इट्स अ वेरी गुड साइन, क्योंकि ये हिसाब से अगर मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग का भी दायरा साइमल्टेनियसली चालू रहता है, तो जो दिन के अंदर मार्केट यहाँ से बाहर निकलेगा, तो वो टाइम के अंदर एक मार्केट का एक हेल्दी बेस मिल जाएगा, बिकॉज आई थिंक इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैव मेड मनी आउट ऑफ दिस मार्केट, विच इज फंडामेंटली वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि एक हवा में मार्केट नहीं बढ़ रहा है, बट सिस्टमेटिकली हर स्टेज के ऊपर करेक्शन के साथ में बढ़ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी के नतीजे देखें और कंपनी के नतीजे को सेकंड हाफ के लिए एक्सट्रापोलेट करते हैं बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट कमेंट्री व्हिच वी हैव हर्ड इन इंटरेक्शन दैट वी हैव डन विद सेवरल कंपनीज। हम ऐसा मानते हैं कि थर्ड क्वार्टर एंड द फोर्थ क्वार्टर आर गोइंग टू बी स्पेक्टेकुलर क्वार्टर्स फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर्स, particularly in the backdrop of first and second quarter of the financial year. So which means कि यहाँ पे एक ज्यादातर प्रभाव रहेगा ग्रोथ का, be it because of I think higher amount of disposable surplus in the hands of individuals by way of income tax saving, by way of GST rate cuts, or for that matter lower interest rates, availability of funds. All of these issues would probably I think propel higher amount of growth in each and every area of business. ऐसा हम मान के चलते हैं। अगर ये सिचुएशन हम बराबर रीड कर रहे हैं, हमारा ऐसा मानना है कि थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर के अंदर जो प्राइस करेक्शन के साथ में फंडामेंटल स्ट्रेंथ के साथ में जो मार्केट में एक रैली आएगी, that really could possibly take it to the next level from what previous high that it has done. So don't get afraid with the correction which is happening currently. मैं ऐसा समझता हूँ कि एक अच्छा फैब्रिक बन रहा है आगे का लेवल के ऊपर ग्रोथ लाने के लिए। अच्छा देवेंद्र जी, आपसे कई सेक्टर्स पे, कई स्टॉक्स पे हमेशा बात होती रहती है, कुछ स्टोरीज पे बात करते हैं आज। ट्रेंड का कोलैप्स ना, आई मीन चुभता है। आई मीन अक्टूबर 2024 में ये 8200 का स्टॉक आज ऑलमोस्ट 4200 रुपये, आई मीन 50% इरोजन। आज आपने नंबर्स देखे, आई मीन इनके जो कुछ प्रमुख ब्रांड्स है लाइक ज़ेरा, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही, मार्जिन्स डिप हुए। आपको नंबर्स कैसे लगे? और क्या मान लीजिए मैं इसमें इन्वेस्टेड था और कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करो तो अच्छा आता है, लेकिन अब जब आपकी 50% इन्वेस्टमेंट उड़ गई है, आई मीन ट्रेंड जैसे स्टॉक्स में करें क्या? एक लॉजिकल थॉट क्या रहता है इसमें आपका? I think without going into very specific about the company, because it will not be appropriate to give, I think, a direct answer to that particular subject. हर के ऊपर एक वैल्यूएशन का एक प्रभाव रहता है। अगर आपने पिछले दिनों के अंदर वैल्यूएशन के कंसेप्ट को छोड़ के वो स्टॉक के प्राइस को एक ऊपर की दिशा में लेके गए हो, तो सर्टनली वैल्यूएशन का प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो कंजम्पशन के साथ में जुड़ी हुई कंपनियां हैं, इनको आप रिटेल कंजम्पशन के साथ में जोड़ सकते हैं। उनके साथ में कंपनी जो जुड़ी हुई है, उसको ग्रोथ मैं नहीं मानता हूँ कि आप 40-50% रेट से ग्रो कर पाओ इस बिजनेस को, क्योंकि आपकी इकोनॉमी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10% के आसपास अगर है, तो शायद दिस काइंड ऑफ रिटेल फॉर्मेट कंपनीज इनके पास ऑन द ग्राउंड प्रेजेंस है एंड एट द सेम टाइम दे आल्सो हैव ई-कॉमर्स रिलेटेड सपोर्ट। सो मैं तो समझता हूँ कि आई थिंक उनका ग्रोथ शायद इकोनॉमिक ग्रोथ से प्रीमियम में थोड़ा रह सकता है, बट आई थिंक if you are thinking that these companies will continue to grow at 30, 40, 50% when the economy is growing at 10%, that is unlikely. It cannot sustain. In 1 or 2 quarters it can, but otherwise it cannot sustain.
तो ये रियलिस्टिक एजम्पशन है, उसको लाना जरूरी बनता है। मेरे ख्याल से जो प्राइस का करेक्शन हुआ है वो करेक्शंस को करेक्ट करने के लिए आया हुआ है। Maybe I think it is a pain point for those who entered at a higher price, but maybe I think with the price correction happening and some time correction continuing, मैं ऐसा समझता हूँ कि it will eventually give an opportunity to buy at lower levels. As of now, I still feel that I think the stock is slightly more expensive compared to the underlying growth उनका जो है उससे उसके माध्यम से देखें तो। हाँ, सेम केस एक और स्टोरी जो कोलैप्स हुई थी देवेंद्र जी, अब जो रिबिल्ड हो रही है, मैं एशियन पेंट्स का जिक्र कर रहा हूँ। आई मीन क्रूड हमारे फेवर में है, काफ़ी समय से फेवर में है, और बिरला ओपस का जो भी डस्ट था वो थोड़ा सेटल्ड हुआ है। आपके अनुसार क्या एशियन पेंट्स का वर्स्ट पीछे छूट चुका है? आई मीन मैं नॉट एग्जैक्टली आस्किंग फॉर अ बाय कॉल ऑन एशियन पेंट्स, बट स्टिल आपको लगता है कि क्या ये अब सब कुछ पीछे छूट चुका है, एक बुरा फेज एशियन पेंट्स का? सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ डेफिनेटली इज देयर एंड वो चलता रहेगा, एक बात पक्की है बिजनेस के अंदर। उसके साथ में आपका प्रॉफिट का जो ग्रोथ है दैट इज गोइंग टू ग्रो लार्जली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट along with the volume growth, even though it is in single digit, I think your input cost price has remained stable. और comparatively आपका जो प्रेशर था प्राइसिंग के ऊपर वो करीबन शांत हुआ है थोड़ा बहुत, बिकॉज बोथ द न्यू प्लेयर्स बिरला ओपस एज वेल एज आई थिंक JSW जो दोनों पेंट सेगमेंट में एंटर हुए हैं, उन्होंने एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट किया था बिकॉज ऑफ दैट बाय वे ऑफ इंक्रीजिंग हायर अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्जिन। नाउ दे आर कमिंग टू सम काइंड ऑफ रैशनैलिटी। So मैं ऐसा समझता हूँ कि likes of Asian Paint will continue to grow well on a larger scale, larger size, and that too I think will continue to produce. However, उनका जो valuation बहुत ज़्यादा expensive होता है, तो again break लग जाएगी. As of now, according to me, the time correction and price correction by and large over as far as Asian Paint is concerned, ऐसा मेरा मानना है. Maybe I think 1 or 2 quarters of sustained growth, and you should be seeing again some amount of premium price coming back to this particular company, because reality is that they are making profit. The newcomers, the competitors are yet to make profit for next 5 years. So that reality is going well with the minds of the investor. और वो हिसाब से अभी I think definitely is seeing 10-15% kind of an upside possibility in companies like Asian Paint. चलिए, ट्रेंड और एशियन पेंट्स, मैं वाकई इन दो स्टॉक्स के बारे में देवेंद्र जी का एक व्यू चाहता था। देवेंद्र जी, इस बार के नंबर्स में अलॉन्ग विद आई थिंक PSUs बैंक्स के साथ साथ जो चीज़ अच्छी गई, इस बार प्राइवेट कैपेक्स विजिबल था। लास्ट 3 से 4 महीने के अगर आप कैपेक्स को देखें, प्राइवेट कैपेक्स को, इस बार आप L&T के नंबर्स को देखिए, आप BHEL के नंबर्स को देखिए, उनके एग्जीक्यूशन को देखिए, उनके मार्जिन्स को देखिए, उनकी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक को देखिए, दैट वाज लुकिंग इम्प्रेसिव। वो इस बार इम्प्रेस कर रही थी, और प्राइस स्ट्रेच भी वैसे ही है। आई मीन L&T एट ऑल टाइम हाई। कमेंट्स की कमेंट्री थोड़ी सी अगर आप देखिए मायूस करने वाली थी। BHEL ने सब्सटेंशियल मूव दिया। आपके की टेकअवेज क्या हैं कैपिटल गुड्स को लेकर जो इस बार के नंबर्स थे, और आपका प्रेफर्ड क्या रहेगा इसमें से? So we are extremely bullish about the prospects going forward for capital goods sector as a whole. You mentioned L&T, you mentioned BHEL. Both these companies have shown, I think, higher amount of order inflow. And it promises to deliver this order in 2 to 3 years time. That means the visibility भी वो promise कर रहा है। तो अगले 2 या 3 साल के अंदर ये order जब execute होते हैं, so that much of business I think is getting generated in the books of company. That business visibility is coming in. But naturally market 12 से 18 महीने का valuation discount करके आगे चलता है. That impact we are seeing in the books in the market I think for L&T and BHEL both. We remain confident more because of the fact that government जो हिसाब से Indian economy के लिए infrastructure के हिसाब से माध्यम से जो पैसा खर्च कर रही है, this is not going to stop for till 2030, जो कि गवर्नमेंट का खुद का एक बजट है कि 2030 तक 10 सालों में they would have spent I think 142 lakh crores on infrastructure building. Particularly companies like L&T, I think would probably be much better place in this kind of scenario. Similarly, I think जो गल्फ रीजन के अंदर L&T का जो एक बिजनेस डोमिनेंस है कंस्ट्रक्शन स्पेस के अंदर, I think this is giving them higher amount of conviction with visibility, because entire Gulf region is basically shaping up with a higher amount of growth, particularly taking care of the new line of business which is renewables, data computing, cloud computing के माध्यम से। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि I think companies like L&T will continue to produce better performance. फिर भी एक पॉइंट यहाँ पे याद जरूर आएगा, अगर इकोनॉमी नॉमिनल रेट ऑफ 10% से ग्रो हो रही है, and if L&T is growing at the rate of 12 to 15%, I think it should be considered a very good growth. You should not be asking for a growth beyond this level. If at all it comes in 1 year,
डोंट एक्सट्रापोलेट योर वैल्यूएशन बेस्ड ऑन दैट ग्रोथ। नॉर्मल ग्रोथ आपका 12 से 15% के बीच में अगले 4 या 5 साल के लिए आता है L&T जैसी कंपनी में। So this company is suggesting that 3 से 3.5 साल के अंदर it will get double from current levels. So ये एक possibility का पकड़ के चलिए। Don't extrapolate the numbers immediately to bring the valuation to a higher level in a shorter period of time. That is a one-line understanding that we have on L&T. देवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत रही आपसे आज। Thank you. सभी सेक्टर्स पे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ आया, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स पे इंडेक्सेस पे रखने के लिए। निफ्टी देखिए 2 बजे मैं जो आपको कह रहा था आशीष के साथ गुफ्तगू में, कन्विक्शन टू बाय वो नहीं है। वो बात हुई थी हमारी लगभग 25,635 के आसपास, 40 के आसपास। इट्स नाउ 25,568। ड्रिफ्ट हुआ निफ्टी, रिक्वायर्ड फोर्स नहीं थी। खैर चलते हैं अब यतिन के पास, और डीलर्स क्या चेज कर रहे हैं इस बाजार में जहां स्टॉक स्पेसिफिक होकर पैसा कमाना ज़्यादा अच्छा है अपेक्षाकृत इंडेक्स के। यतिन बताइए डीलर्स क्या चेज कर रहे हैं इस वक्त? देखिए 2 स्टॉक्स हैं जो डीलर्स चेस कर रहे हैं। सबसे पहले BHEL, जहां डीलर्स BTST की एडवाइस दे रहे हैं। 275 से 278 तक के टारगेट्स डीलर्स यहां दे रहे हैं। और पर्टिकुलरली BHEL की बात करें तो आज ओपन इंटरेस्ट में 5% तक का इजाफा हुआ है और फ्रेश नवंबर सीरीज में बाइंग देखने को मिल रही है। और डीलर्स को लगता है शायद ये मोमेंटम कल भी कंटिन्यूड रहे, इसीलिए यहाँ BTST की एडवाइस दे रहे हैं। और इसी के साथ फार्मा में से औरोबिंदो फार्मा, ये काउंटर है जो डीलर्स को पसंद आ रहा है। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है यहाँ 4 से 5% नवंबर सीरीज में अपटिक हो सकता है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। और फार्मा शेयरों की बात करें तो आज ज़बरदस्त मोमेंटम, 3% ऊपर औरोबिंदो फार्मा, और डीलर्स को लगता है कि फर्दर यहाँ 50-60 रुपये की अपसाइड की जगह भी है। यतिन शुक्रिया आपका। और वाकई अगर आप देखें तो हम इन 2 स्टॉक्स की बात कर रहे थे। BHL में एक बुलिश फ्लैग जिस पर भी देवेंद्र जी से चर्चा भी हुई, और आपका एक औरोबिंदो फार्मा टेंडेंसी, हमें एक जो इसमें 200 डेमा के ऊपर टिकने की इस बार जो क्षमता नजर आ रही है वो वाकई इस स्टॉक को आकर्षित बना रही है इस वक्त। BHL औरोबिंदो फार्मा डीलर्स की इस वक्त चॉइसेस है। क्षमा चाहूँगा। चलते हैं, आप ट्रेड्स कलेक्ट करते हैं कल के लिए। हमें ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए क्या पिक करना चाहिए, क्या सेल क्या बाय? प्रकाश सर क्या कैरी करेंगे आप? मुझे पसंद है इस वक्त वो है HAL। आपने BHL की बात है, मुझे HAL पसंद है। अभी 4788 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप को लगाएंगे करीब 4760 का, फिर 30 रुपए का स्टॉप है। फर्स्ट टारगेट आई थिंक 4860, 4900 भी पॉसिबल है HAL। ओके HAL। मानस आपका ट्रेड? देखिए कोई नया स्टॉक नहीं है, लेकिन उनो मिंडा के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। ऑप्शन में आपका रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन BTST के लिए एक फ्यूचर में भी ट्रेड लिया जा सकता है। 1324 के प्राइस चल रहे हैं उनो मिंडा के फ्यूचर में। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1304 1304 के स्टॉप लॉसेस के फ्यूचर में खरीदारी करनी है, और 1365 1365 के टारगेट सेट करने हैं। ओके यूनो मिंडा, ये मानस का 2 जगह ट्रेड भी था मेरे ख्याल से, और अच्छा ट्रेड है। आई मीन जहाँ कन्विक्शन है वहाँ बाय है। सौमिल आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा मरीको पर। मरीको ने आज बहुत अच्छा रिवर्सल दिखाया है, कुछ समय से कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी है। लोअर बोलिंगर से एक बाउंस आया है, मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा। स्टॉप लॉस है 705 और टारगेट रहेगा 750। तो पे 719 से बाय कॉल है। राजेश सतपति जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए बजाज फाइनेंस मुझे लगता है एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है। 1080, क्योंकि हम BTST कर रहे थे, एक छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे 1080 का, और इसका जो स्विंग का टारगेट होगा वो रहेगा 1100 से लेके 1120 का। तो इट्स अ बजाज फाइनेंस। फाइनेंस आज नंबर्स और फिर कल फिनसर्व की बारी। पालवे साहब क्या लेके जाओगे आप? तो आशीष जी यहाँ पे UPL पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट हमने प्रीवियस वीक में देखा है, और स्टॉक हायर साइड पे ही सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है UPL में फॉलो अप बाइंग एक्शन यहाँ पे आते हुए दिख सकती है, और अपसाइड के टारगेट 765 775 की तरफ बनते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 740 के आसपास। तो UPL फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह है। UPL खरीदारी करने का कॉल। सेठ साहब रडार पे कौन सा स्टॉक? जी आशीष जी MCX लेके जाएंगे। MCX 9536 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 9450 का, 9450 का, और टारगेट्स रहेंगे 9700 और 9750 के। सारे बढ़िया से आइडियाज पैनल के कंप्लीट होते हुए ये हैं आपके लिए
आज कहाँ ट्रेड लिए जा सकते हैं कल के लिहाज से। निफ्टी जरा स्क्रीन्स पर लेकर आइएगा। तो 2/3 की तरफ बढ़ा था, आधे % से ज़्यादा का उछाल था, 650 की ट्रेजेक्टरी से जाके अब हम 570, जाते जाते थोड़ी सी ऊपर इस तरह से कूल ऑफ, वो कंटिन्यू करता चले जा रहा है। तो 50 और 40, 50 और 30, 80 पॉइंट दिन के हाई से कूल ऑफ करता हुआ निफ्टी बैंक लार्जली अब हम मेरे ख्याल से फ्लैट लाइन की तरफ बढ़ चुका है। ये देखिए, ये पॉकेट भी कूल ऑफ होती हुई। मिड कैप एज एन इंडेक्स तो बढ़िया कर रहा है, पर वो ब्रेथ में दमखम नहीं था, ब्रेथ इवनली पॉइज्ड थी, सुबह से ऐसी थी। ऐसा नहीं है कि अभी की कहानी 1-for-1 का रेशियो था। ब्रॉडर मार्केट्स में ऐसा नहीं था कि जैसे बेंचमार्क्स उछाल दिखा रहे दिग्गज स्टॉक्स, मिड कैप्स ने या ब्रॉडर मार्केट्स उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करा, और थोड़ी सी डिटेरियोरेटिंग ब्रेथ के साथ शायद हम सेशन की समाप्ति कर रहे हों। वीरो, आपकी कमेंट्री जाते जाते निफ्टी और निफ्टी बैंक पर। हालांकि हमने जो मैप करा था, रेजिस्टेंस 1 नहीं निकला, कन्विक्शन नहीं आ रहा है, वो सब बिल्कुल वैसे ही पिछले 1-1.25 घंटे में प्ले आउट हुआ है। पर फिर भी क्या लेवल्स अब वॉच पे रखने हैं? देखिए आशीष, मैं 2 भी कहता हूँ, मेरे को कन्विक्शन नहीं आ रहा। कन्विक्शन होता ना अगर 20 पॉइंट का भी तो बाय कर लेते हैं यहीं पर, लेकिन नहीं था। सिर्फ आईटी के सहारे, जो कि सिर्फ एक न्यूज़ फ्लो के बाद शॉर्ट कवरिंग दे रहा है, मैं बाय करने का इच्छुक नहीं था। हमारी करीब 25-40 से बात हुई थी, 35-40 पे, वहाँ से अब आप और थोड़ा ड्रिफ्ट हुए लोअर साइड पे। मैं जो बात सुबह से कह रहा हूँ कि आज के इस सेशन पर प्रभाव छाप पड़ेगी कल के सेशन की। आफ्टर ए सब्सटेंशियल डिप के बाद पुल बैक, ये क्लासिकल केस होता है ऑप्शन राइटर्स का। अब आप जरा ऑप्शंस के साइज देख लीजिए आशीष। 25,500 की पुट बिकी हुई है, 400 की, 300 की, और इवन 25,600 की पुट बिकी होगी, और 25,600, 700, 800 की कॉल बिकी हुई है। यानी कल का सेशन मोर और लेस, लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 2500, 2.25 करोड़, 1.5 करोड़, यहाँ पे 3.25 करोड़ कॉल खड़ी है आशीष, यहाँ पे 1.5 करोड़ और करीब 2.25 करोड़, 3.25 करोड़ यहाँ पे। यानी क्लासिकल केस ऑफ अ रेंज बाउंड वीकली एक्सपायरी। तो ऐसे में कोई डायरेक्शनल ट्रेड लेना आशीष सूझबूझ का काम नहीं होगा। हम डायरेक्शनल ट्रेड चाहे लॉन्ग हो आशीष, वो तभी लेंगे अब जब निफ्टी बैंक की लीडरशिप आएगी, 58,245 क्रॉस होगा, और हम शॉर्ट तभी करेंगे अगर हम निफ्टी पर 25,500 या फिर 480 के नीचे स्लिप होते हैं। टिल द टाइम आशीष, मेरे ख्याल से ये इंडेक्स जो है ना, वो एक्सपायरी ऑप्शन राइटर्स के चंगुल में फंसा होगा। कोई डायरेक्शनल ट्रेड लेने का मतलब नहीं है आशीष। भी ठीक है, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टॉक खींचिएगा। मुझे लगता है मैं था सास, बहू और सेंसेक्स या फिर केवाईसी के टाइम पे एकदम से तगड़ा स्पाइक। आज इसका एंकर लॉक इन खुलने का दिन था। इसका मतलब है कि सप्लाई मार्केट्स में आनी थी, मतलब आप ट्रेडेबल सप्लाई आ सकती थी, जरूरी नहीं कि सप्लाई आती, पर वो आज एकदम से स्टॉक तगड़ा मूव्स दिखाया। एक समय तो 4% उछाल था, अभी भी 2% के आसपास की मजबूती, वो स्पाइक अच्छा है। इसका मतलब कहीं स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हुआ इस काउंटर में। आज किसी ने माल छोड़ा, किसी ने लिया, एग्रेसिवली लिया। गावा सर, हालांकि लिस्टिंग अच्छे लेवल्स पे हुई थी, मेरे ख्याल से 1140 इसका इशू प्राइस था, चलते चलते 1750, 1750 तक गया था, वहाँ से थोड़ा बहुत कूल ऑफ हुआ है। बाकियों से इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि लिमिटेड हिस्ट्री है चार्ट्स पे, आप क्योंकि देखते हो इसीलिए पूछ रहा हूँ। एलजी पोजीशन कैसा नजर आ रहा है? लिस्टिंग प्रॉब्लम है कि लिस्टिंग थोड़ी हैवी हुई, उसके बाद जिसने भी लिस्टिंग के बाद खरीदा आज दुखी है बेचारे। अब ट्रेड कर रहा है 1640, लेकिन लगता है कि शायद जो रीसेंट लो हमने देखा है 1600 का शायद वो संभल जाए। अगर संभल जाता है तो ठीक है, अगर अपमूव मिलता है तो जाके अटकेगा 1700 के आसपास, 1700-1720 में अटकेगा। इसको कैसे नेगोशिएट करना सब उस पर निर्भर है। लगता है यहाँ पर थोड़ा वक्त गुजारेगा, लेकिन 1600 लगता है इस वो नहीं टूटेगा, ऐसा लगता है। तो 1600 और 1700 के बीच में थोड़ा वक्त गुजारेगा, फिर एक जब अपमूव मिलेगा 1750 पार कर लेगा, फिर तो अच्छी तेजी मिलेगी। लेकिन फिलहाल थोड़ा स्ट्रगल लगता है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आज मार्क करना जरूरी था। क्यों तेजी आई वो पता चला था मुझे, एंकर बुक खुली थी, मतलब लॉक इन खुला था, इसीलिए ये स्पाइक था। देखते हैं आज शाम को लास्ट ट्रेड में कुछ नाम वाम आ रहे होंगे तो कल सुबह बट ऑफ बेसिस पे हम लोग बातचीत कर रहे होंगे। नज़र रखूंगा आज शाम को।
दूसरा, चीनी पैक सुबह से बड़ा एक्टिव, सुबह सुबह हमने मार्क करा था असीम के थ्रू और उसका बिल्कुल सही डाटा था। अपने तो पोस्टर बॉय बलरामपुर चीनी के पैक को समझने के लिए, और देखिए क्या मूव्स बन रहे हैं। दिन के हाईस पे अब 7.25% मजबूती के साथ बलरामपुर चीनी कामकाज करता हुआ। सेठ साहब, इसकी मिठास और बढ़ सकती है क्या? जी आशीष जी, बलरामपुर चीनी मिल्स की अगर हम बात करें तो ये एक बॉटम से रिवर्सल जरूर आ रहा है। वॉल्यूम्स यहाँ पे हम अच्छे खासे देख रहे हैं, प्राइस RSI का डाइवर्जेंस है 20 डेमा क्रॉस कर रहा है, तो एक बार यहाँ पे लगता है कि 475 480 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। उसके बाद इसको रीअसेस कर लेंगे। अगर किसी ने पोजीशन बनाई हुई है तो स्टॉप लॉस आप लगभग लेके चलें 450 रुपए पर। ओके, बलरामपुर चीनी। अच्छा, जरा समझ लेते हैं वायदा बाजार का जाते जाते हाल, कैसे रहा रुझान। वीरू, बड़े पर्दे पे दिखाइए। हाँ, बड़े पर्दे पे दिखाते हैं आपको, और पहले पर्दे पे जैसे बोलते हैं। एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा। और देखिए आशीष, थोड़ा सा आईटी का प्रभाव था, उसलिए आपको थोड़ा बहुत स्टैट्स नजर आएंगे। लॉन्ग 51 और शॉर्ट कवरिंग 83, शॉर्ट लगभग 44, 33 इवनली पॉइज था, जिसे कहते हैं बिल्कुल बटा हुआ। और लॉन्ग 51 पे आइए देखते हैं कहाँ कहाँ पर था लॉन्ग, और कहाँ कहाँ किन किन स्टॉक्स में। यूरोमिंडा, आई थिंक ये मानस के ट्रेड्स में बहुत बार शामिल था। टोरेंट फार्मा, नायका, सुपर नंबर्स, सुपर रिएक्शन, BHL पोस्ट नंबर्स, अब तक मोमेंटम कायम है। आज क्लासिकल फ्लैग का ब्रेकआउट, और मुथूट आज गोल्ड का टिक 1,23,000, उसने एक हवा भरी इस स्टॉक में। नाल्को, नंबर्स इम्पैक्ट, भारत डायनामिक्स, KPIT टेक, HAL ने आज पूरे डिफेंस ने आज काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। IIFL फाइनेंस और स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे, तो सब के सब शॉर्ट कवरिंग के सहारे आज चले यहाँ पर। आज डिफेंस में अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। अब आएगी अगली स्लाइड शॉर्ट की। ट्रेंड, पोस्ट नंबर्स कोलैप्स, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। देन NCC, मैक्स हेल्थ केयर काफ़ी समय से प्रॉफिट टेकिंग मोड में रहा है, और बड़ी बात यह है कि अब उस प्रॉफिट टेकिंग मोड में फोर्टिस हेल्थ केयर भी जुड़ गया। हालांकि देखिए फोर्टिस भी काफ़ी रिट्रेस हुआ है, से शॉर्ट बिल्डअप था यहाँ पे। सम्मान कैपिटल लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे हुई। टाटा कंज्यूमर, BSC, और नंबर से पहले वोडाफोन आइडिया और सोना BLW प्रेसिशन, यहाँ पे भी आज लॉन्ग्स थे, जो थे प्रॉफिट्स थे वो कैश में कन्वर्ट हुए। मैं डिफेंस का जिक्र कर रहा था, BDL को देखिए क्या गजब का मूव था यहाँ पर। आज डे हाई के क्लस्टर में 4.5% ऊपर। मिड कैप IT में चलते हैं। साइंट ने अच्छा मूव दिया। केन्स टेक्नोलॉजीज को देखिए, यहाँ पे एक पुल बैक था, बट एक बार लेके आइए, एक और ब्रेकआउट पे बात कर लेता हूँ यहाँ पे, फिर चलेंगे आशीष के पास इस क्लोजिंग को देखने के लिए। राजेश पालवी जी, नुवामा आपकी स्क्रीन पे आएगा 74.25 पे, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट लोअर ट्रेजेक्टरीज पे, या लोअर नहीं इनफैक्ट मिड ट्रेजेक्टरीज पे। क्या टेक है आपका इस पर? तो आई थिंक वीरेन जी, कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में वापस से एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा, और इसमें नोवामा में भी अगर हम देखें तो एक ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे ऑलरेडी बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 7380 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इसका नेक्स्ट लेग ऑफ रैली इसको 7650 7700 की तरफ लेके जा सकता है। तो बने रहना चाहिए, 7360 7370 के आसपास के स्टॉप लॉस फॉलो करने होंगे। ओके, नोवामा हेल्थ आपके स्क्रीन पे अच्छा मूव देता हुआ। और ऑटो में टुवर्ड्स क्लोज अंतिम दौर में जो चीज़ अच्छी लग रही है, जहाँ मोमेंटम आ रहा है, 50 डेमा से रिवर्सल आ रहा है। एक बार मानस आप देखिएगा, आयशर मोटर्स, ये आपका बहुत ही पसंदीदा स्टॉक भी रहा है। मेरे ख्याल से काम करते हैं, ये कॉल लेते हैं राजेश सतपुते जी से। राजेश जी, 50 डेमा से इसने स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया, फिर तेजी पकड़ी, आज भी और कल भी। अभी क्या लग रहा है व्यू? आई मीन 6905, यानी सिंपली 10 डेमा को स्ट्राइक करता हुआ। संक्षेप में आपका उत्तर। जी देखिए, मुझे लगता है ये BTST करके लेके जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से रिवर्सल है 50 DMA से, इसका रेजिस्टेंस आएगा करीबन 7050 से लेके 7080। तो आयशर मोटर इस लेवल पे मुझे लगता है एक मोमेंटम दे रहा है, तो इट्स बाय। दोनों निफ्टी के नंबर्स के रिजल्ट्स अवेटेड। अब तो बाजार बंद होने के बाद आ रहे होंगे, कल रिएक्ट कर रहे होंगे। ONGC तो ठंडा पड़ा है, वो तो खैर क्रूड ड्राइव करता है प्राइसेस। बजाज फाइनेंस बढ़िया कर रहा है। बजाज फिनसर्व किसका कॉल था मुझे याद नहीं, शायद सतपुते साहब आपका कॉल था क्या? हाँ, बजाज फाइनेंस दिया था मैंने आशीष जी। बजाज फाइनेंस ही दिया था? फाइनेंस दिया था, कोई दिया था, अमित ने भी दिया था। खैर सतपुते साहब, बजाज फाइनेंस बढ़िया, स्क्रीन पे जाते जाते अच्छी तेजी। अब रिजल्ट देखने हैं, लेकिन चार्ट्स पे समीकरण क्या? आशीष जी देखिए, समीकरण अच्छे हैं। पिछले 4-5 दिनों से ये जो कंसोलिडेशन था, इस कंसोलिडेशन को फ्राइडे एक कंफर्मेशन था, और आज यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। तो
तो ये जो ब्रेकआउट चलेगा वो करीबन 1100-1120 तक का एक पहला मोमेंटम आएगा, लेकिन जो रियल फन है वो 1120 के ऊपर आएगा। अगर 1120 क्योंकि रिजल्ट है 1120 के ऊपर आता है तो डेफिनेटली कम से कम 100 पॉइंट का यहाँ पे एक बड़ा अपटिक आएगा पोजिशनली। तो यहाँ पे जिस तरह से पैटर्न पैन आउट है, इट इज अ बाय। स्टॉप लॉस होगा 1070 का, जो मैंने इनिशियल में कहा था। अच्छा, स्विगी वो फंड रेजिंग सुबह तो हरा था, जाते जाते 3% के दबाव के साथ स्विगी अब वो 400 के कहीं नीचे 389 और लेवल्स पे। देखिए एक इंडिगो पेंट्स दिखाइएगा, नतीजे अच्छे थे, मार्जिन्स एक्सपैंड करे थे, और अब क्या मूव्स बने स्टॉक में। एक समय तो अभी 14-15% ऊपर था, अभी ज़्यादा थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है। खैर ठीक है, आज का सेशन आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। हफ्ते की अच्छी शुरुआत हुई है। हाँ ये ज़रूर है कि हायर लेवल से थोड़ा कूल ऑफ हुए। हम आज 650 के ऊपर गए, 650 पकड़ लीजिए गए थे, तब हम आधे % से ज़्यादा मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे, वहाँ से थोड़ा सा कूल ऑफ हुए। CNBC आवाज़ पे जो सुबह चर्चा हुई थी, हमारा रेजिस्टेंस 1, चाहे वो निफ्टी हो चाहे निफ्टी बैंक हो, उन्हीं लेवल्स पर जाकर मामला ठंडा पड़ता हुआ नजर आया। निफ्टी बैंक जो एक समय 1/4% तक उछाल के साथ ट्रेड कर रहा था, 1/3% ऊपर था, फाइनली फ्लैट बंद हो रहा है। IT बढ़िया दिन भर स्ट्रेंथ के साथ, और जाते जाते भी कोई कंप्लेंट नहीं, 0.25% का उछाल। भाई हमने 2% तक का उछाल देखा था, 0.2% की मजबूती के साथ IT भी सेशन की समाप्ति कर रहा है। IT ने गजब करा आज के ट्रेडिंग सेशन में। कुछ हेवीवेट्स ने करा था, वो जब निफ्टी 50 पे आएंगे तब मैं दिखाऊंगा आपको। खैर मिड कैप्स 0.5% ऊपर, स्मॉल कैप 1/4% ऊपर, लेकिन वो ब्रेथ पे परकुलेट नहीं हुआ। ब्रेथ डिक्लाइंस के स्लाइटली फेवर में थी, मोटा मोटी 1:1 पकड़ लेते हैं, लेकिन ठीक है, मार्केट्स अच्छे थे, हफ्ते की शुरुआत अच्छी हुई, ऐसा कह सकते हो आप। लाइए सेक्टोरल पॉकेट्स क्विकली स्क्रीन पे, उसके बाद निफ्टी 50 का हीट मैप। सुबह एक समय जब ओपनिंग थी सब इन ग्रीन था, मामला PSU बैंक का थोड़ा सा पस्त पड़ा, FMCG थोड़ा सा इस फ्लैट ही जा रहे हैं, कोई दबाव नहीं। रियल्टी भी इन ग्रीन आते थे, फ्लैट था 1/4% दबाव के साथ, बाकी सब मजबूत। बैंक्स फ्लैट हैं, फाइनेंशियल्स 1/4% ऊपर, डिफेंस 1-1.5% ऊपर। कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स नहीं, इंडिविजुअल स्टॉक्स बेहतर कर गए। मेटल्स सुबह से अच्छे थे, 0.5% उछाल। IT तो खैर हो चुका। ऑटो सुबह पस्त थे, फाइनली 1/3% मजबूती के साथ सेशन की समाप्ति होती हुई। फार्मा अच्छा करता हुआ। अब लेकर आइए क्विकली निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कुछ हेवीवेट्स थे जो इस बाजार को ड्राइव कर रहे थे। IT तो खैर आज का स्टैंड आउट परफॉर्मर, इन्फी ने गेंस को लीड करा, बजाज ट्विंस ने बढ़िया कंट्रीब्यूट करा, L&T, रिलायंस सुबह से मजबूत थे, जाते जाते भी बढ़िया करके गए। दोनों ऑलमोस्ट 1% की मजबूती के साथ कामकाज। IT के साथ, रिलायंस, L&T के साथ, बजाज ट्विंस के साथ, भारतीय एयरटेल को जोड़ लीजिए। ये हेवीवेट्स थे जिन्होंने आज बाजार की मदद करी। ट्रेंड अपने डिसअपॉइंटिंग नंबर्स के बाद निफ्टी का टॉप लूजर था और तगड़ा क्रैक। इटर्नल इधर नजर आ रहा है, स्विगी हमने पहले दिखाया था, इटर्नल भी आज कमजोर, दोनों कंपनीज में दबाव था। सरकारी बैंक इंडेक्स उधर पस्त दिख रहा था, सरकारी बैंक ने आउट परफॉर्म करा था। आज SBI 0.5% दबाव के साथ था, एक रीजन कि वो PSU बैंक इंडेक्स आपको दबाव में नजर आया, बाकी की स्क्रीन ठीक ही थी। हैवीवेट्स, लार्ज कैप्स अच्छा कर गए और उसने बाजार को संभाल लिया। पर ठीक है, हमने सेकेंड हाफ में चर्चा हुई थी इस प्रोग्राम की शुरुआत में कि अब कन्विक्शन ज़्यादा आ नहीं रहा है, मार्केट वैसे ही वहीं से ठंडा पड़ा है। देखते हैं आज शाम के डेटा पॉइंट्स, उसके बाद समीकरण बैठ कैसे हैं, उसके बाद रिविजिट करेंगे निफ्टी बैंक का अप्रोच कल सुबह 7 बजे, 6:57 पे, तब जुड़िएगा। इस नोट पर मुझे और वीरू को दीजिए इजाज़त। आज की प्रोग्रामिंग में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए आज की कमोडिटी सारे डेवलपमेंट्स कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।